हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आपका स्वागत है। अगर आपको भी ऑडियो स्टोरी सुनना पसंद है बिल्कुल पॉकेट एफएम के स्टाइल में, तो ये चैनल आप ही के लिए बना है। डिस्क्लेमर: इस कहानी के अंदर दिखाए गए सभी चरित्र, घटनाएं, स्थल पूरी तरह से काल्पनिक हैं। अगर किसी भी वास्तविक घटना पर आपसे इसका जुड़ाव होता है तो ये बस एक सहयोग मात्र है। यह कहानी एक ऐसे हीरो के बारे में है जो कि खतरों से भरी दुनिया में लड़कियों को बचाने के लिए अपनी आखिरी कोशिश करता है। हर पल मायने रखता है, हर फैसला ज़रूरी है। तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी पूरी तरह से साफ सुथरी और एक इंगेजिंग अपोकलिप्स स्टोरी होने वाली है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अध्याय 1। जब पे टीचर बना ज़ॉम्बी। लोकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। रात का समय। स्पोर्ट्स रियॉम के अंदर। स्मैक स्मैक स्मैक। दरवाजे पर पड़ रहे वारों से पूरा स्पोर्ट्स रूम हिल रहा था। एक लड़की की चीख गूंज उठी। नहीं नहीं, पे सर प्लीज रुको। हेल्प, मैं और नहीं पकड़ सकती, बाहर निकालो। अंदर मत डालो, आओ। अगर ऐसे ही करते रहे तो फट जाएगा, सच में फट जाएगा ये दरवाज़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम का वह पतला लकड़ी का दरवाजा अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके पीछे प्रिया थी, क्लास मॉनिटर और क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की। जेके यूनिफॉर्म, पैरों में पारदर्शी काली स्टॉकिंग्स, परफेक्ट फिगर। लेकिन उस वक्त उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी दहशत भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह जोर जोर से सांस ले रही थी, उसकी छाती हिचकोले खा रही थी। उसने अपना पूरा शरीर दरवाजे से सटा दिया था, क्योंकि दूसरी तरफ पी सर थे, वही सर जो कल तक पीटी क्लास लेते थे। आज उनका चेहरा पहचान से बाहर था। आंखें लाल, मुंह से झाग और पूरे शरीर पर काली नसें उभरी हुईं। एक मरोड़दार बांह दरवाजे की दरार से अंदर आ चुकी थी। प्रिया ने उसे अपने शरीर से दबा रखा था, लेकिन हर धमाके के साथ दरवाजे में नई दरारें पड़ रही थीं। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था, लेकिन वह दरवाजा नहीं छोड़ रही थी। उसे लगा आज उसकी आखिरी सुबह है। तभी बाहर से एक जबरदस्त आवाज आई, फिर सन्नाटा। पी सर का हाथ बेजान होकर लटक गया। दरवाजे के पीछे से एक धीमी ठंडी आवाज आई, चुप हो जा। चिल्लाएगी तो और मॉन्स्टर्स बुला लेगी। प्रिया की सांसें थम गईं। उसने झिझकते हुए पूछा, करण। दरवाजा खुला। अंदर घुसा करण, 6 फुट 2 इंच का स्पोर्ट्स स्टूडेंट, हाथ में खून से सनी ईंट लिए। उसने झट से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एपोकेलिप्स शुरू हो गया है। ज्यादातर लोग जॉम्बी बन चुके हैं। आवाज मत करना, वरना हम दोनों मर जाएंगे। प्रिया ने झट से पुलिस को फोन लगाया, सिर्फ बीप। तभी एक मैसेज आया, अत्यावश्यक सूचना, जॉम्बी वायरस फैल गया। 80% इंसान जॉम्बी में बदल चुके हैं। दरवाजे बंद रखें, बाहर न निकलें, आधिकारिक बचाव का इंतजार करें। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। खत्म, हम मरेंगे, पुलिस नहीं आ सकती। लेकिन करण चुप था। उसकी निगाहें खिड़की के बाहर थीं। प्लेग्राउंड में कयामत बरपी थी। एक जॉम्बी स्टूडेंट की आंतें नोच रहा था और वह अभी भी चीख रहा था। खून की बदबू, चीखों का सिलसिला, यह कोई फिल्म नहीं, असली जिंदगी थी। प्रिया डर के मारे करण के मजबूत बांह से चिपक गई। उसकी गर्म सांसें उसके कानों तक आ रही थीं। करण, मुझे मत छोड़ो, तुम मेरी रक्षा करोगे ना? करण ठिठका। उसके दिमाग में वह दिन कौंध गया जब उसने प्रिया को प्यार का इजहार किया था और उसने पूरी क्लास के सामने उसकी हंसी उड़ाई थी। बड़े बाजू छोटी समझ, मेढक ने हंस की चाहत, लूजर करण, ये शब्द आज भी जलते थे। उसने बेरहमी से हाथ झटक दिया। जब मैंने प्यार का इजहार किया, तूने मुझे ठुकरा दिया। आज मुझसे प्रोटेक्शन चाहिए। प्रिया को गुस्सा आ गया। तुम लड़के हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है लड़कियों की प्रोटेक्शन करना। करण की आंखों में आग थी। यह एपोकेलिप्स है, शांति के जमाने के नियम यहाँ नहीं चलेंगे। अगर तूने और सताया तो मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा जॉम्बी को खिलाने के लिए। प्रिया डर गई, चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि अब वह पुरानी दुनिया नहीं रही। जिस लड़के को उसने कभी तुच्छ समझा, वही आज उसकी जान बचा सकता था या ले सकता था। करण ने कमरे का जायजा लिया। तीर कमान, बैट, जैवलिन, ये सब हथियार बन सकते थे। लेकिन बाहर सैकड़ों जॉम्बी थे। निकलना नामुमकिन लग रहा था। उसने सोचा, शायद हम यहीं फंसकर मर जाएंगे। तभी डिंग, करण के दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। बेबी मेकिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। कोर रूल, जितने बच्चे उतना इनाम। पहला मिशन, प्रिया का विश्वास जीतो। इनाम 500 पॉइंट्स जोड़ स्ट्रेंथ बूस्ट। करण स्तब्ध रह गया। बच्चे पैदा करो और इनाम पाओ, ये कैसा सिस्टम है? उसकी निगाहें प्रिया पर टिक गईं, उसकी डरी हुई आंखें, वह हिलती हुई छाती, स्टॉकिंग्स में लिपटी टांगें। सिस्टम की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। जितने बच्चे उतना इनाम। प्रिया फिर से उसके पास आए। इस बार आंखों में आंसू थे, लेकिन अकड़ नहीं। करण, मुझे माफ कर दो, मैं पागल थी, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी।
करण ने उसके हाथ थामे। उसकी गर्म सांसें उसके कानों तक आ रही थीं। डरो मत, लेकिन याद रखना दुनिया बदल चुकी है। अब मेरे नियम चलेंगे, समझी? प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर भी था और कुछ और भी। डिंग, फिजिकल कॉन्टैक्ट डिटेक्टेड, अफेक्शन पॉइंट्स जोड़ 2-0। बाहर जॉम्बी की चीखें गूंज रही थीं। अंदर एक खूबसूरत लड़की करण की बाहों में थी और एक अजीबोगरीब सिस्टम जो कह रहा था जितने बच्चे उतना इनाम। करण की निगाहें खिड़की के बाहर टिक गईं। अंधेरा हो रहा था लेकिन उसे लगा असली खतरा अभी बाकी है। रात गहरा रही थी। प्रिया उसके कंधे पर सिर रखे सो गई थी। करण चुपचाप बैठा सोच रहा था, ये सिस्टम आखिर है क्या, और सुबह होते ही क्या होगा। डिंग, नया मिशन, सेफ शेल्टर ढूंढो। टाइम लिमिट 48 घंटे। इनाम 1000 पॉइंट्स जोड़ स्पेशल एबिलिटी। करण ने गहरी सांस ली। उसे लगा कल एक नया दिन होगा, नए फैसले होंगे और शायद एक नई औरत भी। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि सुबह होते ही दरवाजे के उस पार जो था वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 2, जब किस्मत ने दी करण को ताकत। अभी कुछ देर पहले ही करण ने पी सर का काम तमाम किया था। उस ईंट के एक ही वार में सर की खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। पहली बार किसी की जान ली थी उसने, भले ही वो इंसान न रहा हो। प्रिया दीवार से सटी हुई थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बाहर स्टूडेंट्स की चीखें अभी भी सुनाई दे रही थीं। उसने झट से मोबाइल निकाला और पुलिस को फ़ोन लगाया, सिर्फ बीप। तभी एक मैसेज आया, अत्यावश्यक सूचना, 21 जून 2024 सुबह 9:10 बजे ब्लू स्टार वर्ल्ड में जॉम्बी वायरस फैल गया। अधिकतर इंसान जॉम्बी में बदल गए। केवल कुछ ही इंसान हवाई संचरण से प्रतिरक्षित हैं। रक्त संचरण से कोई भी प्रतिरक्षित नहीं है। कृपया दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखें, बाहर न निकलें और आधिकारिक बचाव का इंतजार करें। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। खत्म, सच में एपोकैलिप्स आ गया। पुलिस नहीं आ सकती, हम मरेंगे। योजक चिन्ह। प्रिया क्लास मॉनिटर थी और क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की भी। अभी कुछ देर पहले पीटी क्लास चल रही थी। मॉनिटर होने के नाते पी सर ने उसे इक्विपमेंट लाने के लिए इस रूम में बुलाया था। और फिर अचानक सर जॉम्बी बन गए। अगर करण ने उस वक्त उसे न बचाया होता तो वो मर चुकी होती। करण ने खिड़की से बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। प्लेग्राउंड में कयामत बरपी थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जॉम्बी बन चुके थे और दूसरों का पीछा कर रहे थे। एक जॉम्बी ने एक स्टूडेंट की आंतें बाहर निकाल लीं, जो कई मीटर लंबी खींच गईं। वो स्टूडेंट अभी भी चीख रहा था, अपने पेट के अंदरूनी हिस्से को निकलता देख रहा था। खून की बदबू से हवा भरी हुई थी। प्रिया डर के मारे करण के मजबूत बांह से चिपक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अब क्या होगा? करण, तुम मेरी रक्षा करोगे ना? तुम लड़के हो, स्पोर्ट्स स्टूडेंट हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी फीमेल क्लासमेट की प्रोटेक्शन करना। करण 6 फुट 2 इंच का था, कॉलेज का एथलीट। उसका शरीर मजबूत और ताकतवर था। आम दिनों में 2-3 आदमी मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एपोकैलिप्स में वो सच में एक मजबूत सहारा था। लेकिन करण ने प्रिया की बातें सुनकर एक तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई। मॉनिटर प्रिया, जब मैंने तुम्हें प्यार का इजहार किया था तब तुमने क्या कहा था? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। पूरी क्लास के सामने मुझे बड़े बाजू छोटी समझ वाला बेवकूफ़ बोला। मेढक ने हंस की चाहत की, जोकर कहा। किसी ने ये बात स्कूल फोरम पर डाल दी, पूरी यूनिवर्सिटी में मेरी हंसी उड़ाई। खुशकिस्मती से मेरा दिल मजबूत है। अगर कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो तेरे उस अपमान के बाद शायद आत्महत्या कर लेता। मैंने तुझे प्यार का इजहार किया, तूने मुझे ठुकरा दिया। अब एपोकैलिप्स आ गया तो तुझे मुझसे ही प्रोटेक्शन चाहिए। मैंने अभी तेरी जान बचाई है। शुक्रिया तो दूर, तू और मांग कर रही है। इतना कहकर करण ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। प्रिया ने उम्मीद नहीं की थी कि करण ऐसा बोलेगा। उसे गुस्सा आ गया। उसने करण पर उंगली उठाई और चीखते हुए बोली, मगर तुम लड़के हो ना? तुम्हें लड़कियों की प्रोटेक्शन करनी नहीं चाहिए। थोड़ा उदार बनो, एक आदमी की जिम्मेदारी समझो। इतना सेल्फिश बनोगे तो क्या तुम आदमी हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जैसा लूजर कभी गर्लफ्रेंड नहीं पा सका। कौन सी लड़की तुम्हें पसंद करेगी? प्रिया के ये शब्द सुनकर करण को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें फटी हुई थीं। बस कर, मुझे लूजर बोलना बंद कर। यकीन न हो तो मैं अभी तुझे मार दूं। मैं तुझे बता दूं, मेरी कोई नैतिकता नहीं है। मैं तेरा लिकिंग डॉग नहीं हूं जो तेरे इशारों पर नाचूं। ये एपोकैलिप्स है, तुझे नहीं लगता कि मैं शांति के जमाने के नियम मानूंगा? अगर तूने मुझे और सताया तो मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा जॉम्बी को खिलाने के लिए। करण का गुस्साया हुआ चेहरा देखकर प्रिया चौंक गई। वो वहीं जड़ हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़के को उसने ठुकराया था वो आज इतना खतरनाक बन जाएगा। करण ने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और अपने आसपास का जायजा लेने लगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम में बहुत सारा सामान था, तीर कमान, बेसबॉल बैट, शॉटपुट, बारबेल, जेवलिन। ये सब हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते थे।
मगर मुसीबत ये थी कि बाहर प्लेग्राउंड में सैकड़ों ज़ॉम्बी घूम रहे थे। अगर उन्होंने देख लिया तो घेर लेंगे। हथियार होने के बावजूद निकलना मुश्किल था, क्योंकि अगर एक बार भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया तो संक्रमण हो जाएगा। ये सच में बहुत मुश्किल था। करण को लगा कि शायद वो यहीं फंसकर मर जाएगा। तभी उसके दिमाग में अचानक एक यांत्रिक आवाज़ आई। डिंग! ज़ॉम्बी वायरस फैलने का पता चला। दुनिया के 80% से अधिक इंसान ज़ॉम्बी में बदल गए। मानव जाति की संख्या तेजी से घटी है। आशीर्वाद प्रणाली बंध गई है। करण चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ प्रिया थी, जो डरी हुई दीवार से सटी खड़ी थी। जब तक होस्ट अधिक बच्चे पैदा करेगा और मानव जाति में योगदान देगा, तब तक आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। करण की आंखें फटी रह गईं। बच्चे पैदा करो और इनाम पाओ। ये कैसा सिस्टम है? लेकिन उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक नई ताकत आ गई है। उसे लगा जैसे वो 10 आदमियों से लड़ सकता है। उसने प्रिया की तरफ देखा, उसकी डरी हुई आंखें, स्टॉकिंग्स में लिपटी टांगें, कांपते होंठ। सिस्टम की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। जितने बच्चे उतना इनाम। प्रिया ने डरते हुए पूछा, करण, तुमने कुछ सुना? करण ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। प्रिया धीरे से उसके पास आए और उसकी बांह पकड़ ली। करण, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। उसकी गर्म सांसें करण के कानों तक आ रही थीं। उसके हाथ की गर्माहट, उसकी महक, करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। डिंग! फिजिकल कॉन्टैक्ट डिटेक्टेड। अफेक्शन पॉइंट्स जोड़ 20। बोनस रिवॉर्ड 100 पॉइंट्स। करण ने प्रिया के कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया। डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन याद रखना, दुनिया बदल चुकी है। अब मेरे नियम चलेंगे, समझी? प्रिया ने डरते हुए सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण क्या कह रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि अगर उसे बचना है तो करण के साथ ही बच सकती है। डिंग! इंटीमेट कॉन्टैक्ट डिटेक्टेड। बोनस पॉइंट्स जोड़ 50। नई एबिलिटी अनलॉक हुई, टेम्परर स्ट्रेंथ बूस्ट 24 घंटे। करण ने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये एपोकैलिप्स है या कोई सपना? और ये सिस्टम सच में मुझसे बच्चे पैदा करवाना चाहता है? उसने प्रिया के बालों को सहलाया। वो रेशम की तरह मुलायम थे। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। उसे अब थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई। करण, थैंक यू, आज न होते तुम तो मैं। करण ने उसे चुप कराया। अब सब ठीक है। देखो, हमें यहीं कुछ देर रुकना होगा। बाहर ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं। फिर हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढेंगे। मगर कहाँ जाएंगे? सब तबाह हो गया, प्रिया ने डरी हुई आवाज में कहा। करण के दिमाग में एक नाम आया, अथर्व। उसका क्लासमेट। वो हमेशा कुछ अलग करता था। क्या वो बच पाया होगा? एक दोस्त है मेरा, अथर्व। वो शायद कहीं सुरक्षित होगा। हम उसे ढूंढेंगे। पहले यहाँ से निकलना होगा। प्रिया ने सिर हिलाया। फिर उसने करण की तरफ देखा, एक ऐसी नज़र से जो उसने कभी किसी लड़के को नहीं दी थी। करण, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मुझे साथ ले चलो। डिंग! मिशन प्रोग्रेस 80% कंप्लीट। प्रिया अफेक्शन 50%। स्पेशल रिवॉर्ड अनलॉक हुआ, प्रोटेक्टर और 15% डैमेज रिडक्शन जब फीमेल कंपेनियन की प्रोटेक्शन कर रहे हो। करण ने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं धुआं उठ रहा था। चीखें सुनाई दे रही थीं। दिल्ली की सड़कों पर कयामत बरपी हुई थी। लेकिन इसी कयामत के बीच एक नई कहानी शुरू हो रही थी, करण और उसके बेबी मेकिंग सिस्टम की कहानी। प्रिया उसके कंधे पर सिर रखे हल्की नींद में सो गई थी। करण ने उसे देखा और सोचा, पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन आज इस लम्हे में तुम मेरे साथ हो, और शायद यही काफ़ी है। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि अगले ही पल सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देगा। डिंग! नया मिशन, सेफ शेल्टर ढूंढो। टाइम लिमिट 48 घंटे। रिवॉर्ड 1000 पॉइंट्स जोड़, नई एबिलिटी जोड़, स्पेशल गिफ्ट पैकेज। हिंट, शेल्टर में और सर्वाइवर आएंगे। ज़्यादा सर्वाइवर इक्वल्स ज़्यादा मौके। बेबी मेकिंग के लिए। करण ने माथा पीट लिया। यार, ये सिस्टम मुझे पागलखाने पहुंचाएगा। अध्याय 3, 5 पुरस्कार और प्रिया की हार। डिंग! ये संकेत सुनते ही करण के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे, सिस्टम से वो अनजान नहीं था। उसने सोचा नहीं था कि इस बार यह सुनहरी उंगली उसी पर गिरेगी। लेकिन हैरानी के बाद करण धीरे धीरे होश में आया। बहुत बच्चे, बहुत आशीर्वाद वाली प्रणाली। सिर्फ बच्चे पैदा करने से पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन बच्चा पैदा करने में कम से कम 10 महीने तो लगते हैं। ये मजाक है क्या? प्रणाली ने करण के विचारों को भांप लिया और आगे बोली। डिंग! होस्ट को सिर्फ लड़की को बचाना है, उसे अपनी औरत बनने के लिए राजी करना है और आपके साथ बच्चा पैदा करने को तैयार होना है, बस आपको पुरस्कार मिल जाएगा। जब बच्चा पैदा होगा तब आपको और भी बड़ा पुरस्कार मिलेगा। कृपया, होस्ट, मानव जाति की विरासत और प्रजनन में योगदान देने के लिए कड़ी मेहनत करें। ये सुनते ही करण की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही लड़की को बचाओ और उसे अपनी औरत बनने के लिए राजी करो, पुरस्कार मिल जाएगा।
ये तो बढ़िया बात है। और पहली लड़की जिसे बचाया जाएगा। करण की निगाहें प्रिया पर टिक गईं जो दूर नहीं थी। बस समस्या थी उसे कैसे राजी किया जाए। क्या सीधे जबरदस्ती कर दी जाए। ये क्लास ब्यूटी लंबी और भरी पूरी थी, उसके शरीर के घुमावदार नक्श थे और कमर से कूल्हों का अनुपात बेहद कमाल का था। वो बच्चे पैदा करने के लिए एकदम सही उम्मीदवार थी। लेकिन आखिर में करण ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि मरोड़ा हुआ खरबूजा मीठा नहीं होता, लेकिन प्यास तो बुझाता है। अभी कोई और रास्ता सोचते हैं, यह आखिरी विकल्प नहीं है। इस तरह दोनों उस इक्विपमेंट रूम में फंसे रहे। एक दिन बीत गया, योजक चिन्ह। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रिया की आंख खुली तो उसका मुंह सूखा हुआ था और पेट भूख से बिलबिला रहा था। अब तक 24 घंटे हो चुके थे बिना खाने पानी के। उसके पेट में भूख से आवाजें आ रही थीं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम में डर के मारे एक रात गुजारने के बाद वो प्यास से जाग गई थी। इंसान बिना खाए 1 हफ्ते तक जी सकता है, लेकिन बिना पानी पिए सिर्फ 3 दिन। खासकर जून जुलाई की गर्मी में तो पानी और भी तेजी से सूखता है। करण पहले ही जाग चुका था। वो एक हाथ में जैवलिन पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में तीर कमान। उसकी आंखें भूखे भेड़िए की तरह प्रिया पर टिकी हुई थीं। उसने बेख्तियार अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने सूखे होठों को चाटा। उसके सामने 10 मीटर दूर एक स्टूल पर दर्जनों तीर रखे हुए थे। जाहिर था कि वो सुबह जल्दी उठकर तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। करण की यह हालत देखकर प्रिया का दिल धक से रह गया। वो डरते हुए बोली, करण, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे बहुत प्यास लगी है और भूख भी लगी है। क्या खाने को कुछ है? क्या हम यहीं भूखे मर जाएंगे? करण ने कहा, अगर हम इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम में रहे तो कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ बेकार मरना नहीं चाहता। मैं जब तक ताकत है बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। और तुम यहीं मरने के लिए रुको। ये सुनते ही प्रिया बेचैन हो गई। करण ही तो आखिरी सहारा था। अगर करण ने उसे सच में छोड़ दिया तो वो जरूर मर जाएगी। उसने जल्दी से कहा, नहीं, तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तुम मेरी रक्षा करोगे। करण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो बोला, तू कौन है? मैं तेरी रक्षा क्यों करूं? तुझ जैसे बोझ को अपने साथ ले जाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? तू पहले मुझे बड़े बाजू छोटी समझ वाला बेवकूफ़ बोलती थी, लेकिन इस आखिरी ज़माने में बड़े बाजू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। मैं 100 मीटर सिर्फ 11 सेकंड में दौड़ लेता हूं, बाहर के जॉम्बी भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। लेकिन तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। प्रिया ने जल्दी से कहा, क्या तू पहले मुझे पसंद नहीं करता था? क्या तूने मुझसे प्यार का इजहार नहीं किया था? जब तक तू मुझे अपने साथ ले चलेगा मैं अच्छे से रहूंगी, तेरी हर बात मानूंगी। तू जिधर जाएगा मैं उधर जाऊंगी, मेरे लिए खाना ढूंढेगा, शायद मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो जाऊं। प्रिया को लगा उसने कोई बम फोड़ दिया है। उसकी सोच थी कि करण उसे जरूर पसंद करता है और सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने उसे ठुकरा दिया था। जैसे ही वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने को राजी हो जाएगी, करण दौड़ा चला आएगा और उसका लिकिंग डॉग बन जाएगा, फिर वो उससे जो चाहे करवा सकेगी। प्रिया के चेहरे के नक्श बेहद खूबसूरत थे और फिगर भी कमाल का था। वो क्लास की ब्यूटी थी। उसे पसंद करने वालों की संख्या 100 नहीं तो 80 तो जरूर थी। उसके तालाब में दर्जनों लिकिंग डॉग तैर रहे थे। उसके लिए मर्दों को अपनी उंगली पर नचाना बहुत आसान था। मर्दों को बस थोड़ी आस दिखाओ, कभी कभी थोड़ी मिठास चखाओ, और वो उबलती भेड़ की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचने लगेंगे। इसलिए उसने सीधे हाँ करने की बजाय कहा कि शायद वो करण की गर्लफ्रेंड बन सकती है। आखिरकार जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती उसकी चाहत हमेशा बनी रहती है। लेकिन उसकी बातें सुनकर करण के चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। हाँ प्रिया, तू क्या सोचती है कि तू सच में कोई परी है जिसने सबको मोह लिया है? जिस पल तूने मुझे सरेआम ठुकराया और अपमानित किया, उसी पल तेरे लिए मेरा प्यार खत्म हो गया। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सबसे कीमती चीज़ है वो है मेरी थोड़ी सी इज्जत, लेकिन तूने उसे भी मिट्टी में मिला दिया। क्या तू सच में सोचती है कि मैं तेरे लिए अब भी भावना रखता हूँ? इतना कहकर करण ने अपना सामान उठाया और सीधे बाहर जाने की तैयारी करने लगा। ये दृश्य देखकर प्रिया को सच में घबराहट हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि करण इतना बेरहम होगा। यह आदमी सच में बदल गया था। वो अब पहले जैसा लिकिंग डॉग नहीं रहा था। गर्लफ्रेंड बनने की बात पर भी वो उसे साथ ले जाने को तैयार नहीं था। वो दौड़कर गई और करण की बांह पकड़ ली। करण, मत जाओ। तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं वो करूँगी, बस मुझे अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। जब तक तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे मैं वो सब कुछ करूँगी जो तुम कहोगे। ये सुनते ही करण के चेहरे पर संतोष भाव आ गया और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी ठोड़ी को छुआ और प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सीने को देखकर वो अपने होंठ चाटने से न रुक सका।
देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जुड़वां बच्चों को दूध पिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। करण की यह हरकत देखकर प्रिया को तुरंत समझ आ गया। उसने तुरंत अपनी छाती को ढका और 2 कदम पीछे हट गई। बोली, करण, तुम क्या देख रहे हो? करण ने मुस्कराते हुए कहा, अरे तूने अभी नहीं कहा था कि जब तक मैं तुझे साथ ले चलूंगा तू वो सब कुछ करेगी जो मैं कहूंगा? अब सिर्फ देखने से ही मना कर रही है, तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं, तू यहीं रह। करण की बात सुनते ही प्रिया फिर घबरा गई और जल्दी से बोली, नहीं मत जाओ, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तेरा मतलब ऐसा नहीं था तो बात समझ ले। जब तू हकीकत में मेरी औरत बन जाएगी तब मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे अपने साथ ले चलूंगा। प्रिया को अब समझ में आ गया कि करण का क्या मतलब है। उसे लगा कि करण को बेवकूफ़ बनाना अब संभव नहीं है। यह आदमी अब हाथ में चिड़िया देखे बिना बाज में चिड़िया नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जब उसने सोचा कि क्लास में दर्जनों लड़के उसके पीछे दीवाने हैं और आज वो करण जैसे सीधे सादे एथलीट स्टूडेंट की औरत बनने जा रही है तो उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या अब भी राजी नहीं है? करण ने मुस्कराते हुए कहा। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और रोते हुए बोली, नहीं नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारी औरत बनने को राजी हूँ। बस पछताना मत, मेरी रक्षा करना और मुझे अपने साथ लेकर चलना। मुझसे शर्तें मत कर। क्या तुझे लगता है कि तेरे पास अब कोई विकल्प बचा है? या तो मर जा या मेरी औरत बन जा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी औरत बनने को राजी हूँ। इतना कहते ही करण को प्रणाली का संकेत मिला। डिंग, होस्ट को बधाई, आपने सुंदरी को सफलतापूर्वक बचा लिया। नौसिखिया पुरस्कार प्राप्त करें। नौसिखिया पुरस्कार: 1 शारीरिक सुदृढ़ीकरण, 2 प्रणाली स्कैन, 3 भंडारण स्थान, 4 वायरस प्रतिरक्षा, 5 सुपर जीन। ये 5 विकल्प देखकर करण स्तब्ध रह गया। 5 एक को चुनना थोड़ा मुश्किल है। डिंग, ये 5 पुरस्कार एक साथ पैकेज में हैं, चुनने के लिए नहीं हैं। प्रणाली की आवाज़ फिर आई। करण के चेहरे पर खुशी छा गई। वाह, एक साथ 5! ये तो धोखाधड़ी भी नहीं कहलाती, ये प्रणाली कमाल की है। उसने जल्दी से इन 5 पुरस्कारों के इस्तेमाल के तरीके पढ़े। डिंग, 1 शारीरिक सुदृढ़ीकरण, होस्ट की बुनियादी शारीरिक क्षमताएं 2 गुनी हो गई हैं। साथ ही हर 10 जॉम्बी मारने पर होस्ट को 1 सुदृढ़ीकरण पॉइंट मिलेगा। 2 प्रणाली स्कैन, होस्ट प्रणाली का उपयोग करके दूसरों को स्कैन कर सकता है और उनकी बुनियादी जानकारी प्राप्त कर सकता है। 3 भंडारण स्थान, होस्ट को पहले स्तर का भंडारण स्थान मिल गया है। इसमें कुछ भी रखा जा सकता है। स्थान का आकार 10 मीटर x 10 मीटर x 10 मीटर है। 4 वायरस प्रतिरक्षा, होस्ट जॉम्बी वायरस से प्रतिरक्षित हो गया है। अगर जॉम्बी काट भी ले तो भी होस्ट जॉम्बी नहीं बनेगा। 5 सुपर जीन, होस्ट के जीन काफ़ी मजबूत हो गए हैं। होस्ट हर बार निशाना लगाएगा और आनुवंशिक बाधाओं को तोड़ते हुए किसी भी उपयुक्त प्रजाति के साथ संतान पैदा कर सकता है। करण ने खुशी से अपने हाथ मल लिए। अब उसके पास ताकत थी, सुरक्षा थी और एक खूबसूरत औरत भी थी जो उसकी बात मानने को तैयार थी। उसने प्रिया की तरफ देखा जो अब उसकी औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर डर और मजबूरी साफ झलक रही थी, लेकिन करण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दुनिया बदल चुकी थी और इस नई दुनिया में नए नियम थे। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और बोला, चल अब हम यहाँ से निकलते हैं। प्रिया ने डरते डरते उसका हाथ थाम लिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जानती थी कि अब उसकी जान करण के हाथों में थी। दोनों ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम का दरवाजा खोला। बाहर जॉम्बी की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन करण के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसके पास अब ताकत थी, उसके पास अब प्रतिरक्षा थी और उसके पास अब एक औरत थी जो उसके बच्चे की मां बन सकती थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। डिंग, नया मिशन, सुरक्षित शेल्टर ढूंढो। टाइम लिमिट 48 घंटे। रिवॉर्ड 1000 पॉइंट्स जोड़ स्पेशल एबिलिटी। करण ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या है, लेकिन एक बात पक्की थी, वो इस नई दुनिया में सिर्फ बचना ही नहीं बल्कि राज करना चाहता था। और उसके इस सफ़र में उसके साथ था उसका बेबी मेकिंग सिस्टम। अध्याय 4 इन्फर्मरी की ओर भागते हुए। करण ने जैसे ही स्पोर्ट्स रूम का दरवाज़ा खोला, बाहर की हवा में खून की बदबू घुली हुई थी। प्लेग्राउंड में जॉम्बी इधर उधर घूम रहे थे। उनकी आंखों में उन दोनों को देखते ही एक अजीब सी चमक आ गई। उनके मुंह से गुर्राहट की आवाज़ें निकलने लगीं। प्रिया डर के मारे वहीं जम गई, लेकिन करण ने झट से कमान उठाए और एक तीर छोड़ा। तीर सीधा एक जॉम्बी के सिर में जा धंसा और वो जमीन पर गिर पड़ा। करण ने चिल्लाकर कहा, भाग, वहां मत खड़ी रह। प्रिया को होश आया और वो इन्फर्मरी की तरफ भागने लगी। उसके पीछे करण लगातार तीर चला रहा था, हर तीर एक जॉम्बी की जान ले रहा था। योजक चिन्ह, अभी 1 घंटे पहले की बात थी। करण उन 5 पुरस्कारों को देखकर बहुत खुश हुआ था। उसी वक्त उसने महसूस किया कि उसका शरीर ताकत से भर गया है। क्या ये पहले पुरस्कार की बुनियादी क्षमताओं के 2 गुना होने की ताकत है? कितनी जबरदस्त है!
मुझे लग रहा है कि अब मैं एक मुक्के से किसी का सिर उड़ा सकता हूँ। बुनियादी क्षमताओं में ताकत, गति, आत्मबल और शारीरिक शक्ति शामिल थी। ये चारों बुनियादी क्षमताएं दोगुनी हो गई थीं और एक दूसरे की पूरक थीं, जिससे करण की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। इस वक्त वो यकीन से कह सकता था कि वो 10 लोगों से लड़ सकता है। प्रिया ने उसके लिए इतना अच्छा पुरस्कार ला दिया था, ये सोचकर करण ने उसे अच्छी तरह से पुरस्कृत करने का फैसला किया। 1 घंटे बाद करण ने प्रिया की तरफ देखा जो एक कोने में सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू लटक रहे थे और चेहरे पर एक शिकायती भाव था। अचानक उसके दिमाग में प्रिया की सारी जानकारी प्रकट हो गई। डिंग, प्रणाली स्कैन पूरा हुआ। नाम प्रिया, उम्र 18 साल, ऊंचाई 5 फुट 5 इंच, वजन 45 किलो, बस्ट डी कप, सुंदरता रेटिंग 88, बॉडी स्कोर 95, संबंधों की संख्या 1। करण हैरान रह गया, ये प्रणाली कितना बढ़िया स्कैन करती है, यहाँ तक कि संबंधों की संख्या भी देख सकती है। वो सच में प्रिया का पहला आदमी था। दूसरे पुरस्कार को आजमाने के बाद करण का ध्यान तीसरे पुरस्कार पर गया। उसके दिमाग में 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 10 मीटर का एक भंडारण स्थान दिखाई दिया। उसने जरा सा मन हिलाया और उसके हाथ का तीर कमान तुरंत गायब हो गया और उस भंडारण स्थान में प्रकट हो गया। फिर उसने एक और विचार किया और तीर कमान तुरंत उसके हाथ में वापस आ गया। करण के चेहरे पर आश्चर्य का भाव छा गया। ये कौशल कमाल का है। इस कौशल से मैं अनगिनत आपूर्ति इकट्ठा कर सकता हूँ। 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 10 मीटर यानी 1000 घन मीटर। यह एक 3 मंजिला इमारत के बराबर है और इसमें दीवारें या खंभे नहीं हैं जो जगह घेरते हों। ये बहुत बड़ा गोदाम है। अगर पानी रखने के लिए इस्तेमाल करूं तो इसमें 1000 टन पानी आ सकता है। इसमें बहुत सारा खाना रखा जा सकता है। अगर मैं इस भंडारण स्थान को भर दूं तो यह मेरे लिए कम से कम 10 साल तक खाने के लिए काफ़ी होगा। फिर करण ने बाकी 2 पुरस्कारों को देखा, वायरस प्रतिरक्षा और सुपर जीन। वायरस प्रतिरक्षा का मतलब था कि वो जॉम्बी वायरस से प्रतिरक्षित हो गया था। अगर जॉम्बी काट भी ले तो भी संक्रमित नहीं होगा। एपोकेलिप्स में ये बेहद जरूरी था। इस क्षमता के साथ अब करण को जॉम्बी से लड़ते वक्त इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। और सुपर जीन तो और भी कमाल का था। आनुवंशिक बाधाओं को अनदेखा करके किसी भी उपयुक्त प्रजाति के साथ संतान पैदा कर सकता था। करण ने सोचा, जब तक उपयुक्त प्रजाति हो उसके साथ संतान पैदा कर सकता हूँ। यह उपयुक्त प्रजाति का दायरा क्या है? जैसा कि सभी जानते हैं, जीवों और जानवरों के बीच प्रजनन अलगाव होता है। बाघ और शेर से लाइगर पैदा होता है, घोड़ा और गधे से खच्चर पैदा होता है। हालांकि वे संतान पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन संतानों में प्रजनन क्षमता नहीं होती। बिल्ली और कुत्ते के तो संतान पैदा करने की संभावना भी नहीं होती। मैंने प्रजनन अलगाव तोड़ दिया है। क्या इसका मतलब मैं बाघ, शेर, घोड़े, गधे, बिल्ली, कुत्ते सबके साथ संतान पैदा कर सकता हूँ? आखिर में करण ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि इतना हिंसक नहीं होगा। आखिरकार प्रणाली ने उपयुक्त वस्तु की एक शर्त जोड़ी है। अगर वाकई कोई शर्त नहीं होती तो अगर मैं चींटियों के घोंसले पर हमला कर दूं तो क्या मेरे दसियों हजार वंशज हो जाएंगे? पुरस्कारों को पढ़ने के बाद करण अब आत्मविश्वास से भर गया था। उसने हाथ घुमाया और 10 मीटर के दायरे में सब कुछ प्रणाली के स्थान में समा गया। उसने स्पोर्ट्स रूम में रखे एक भी हथियार को नहीं छोड़ा। भले ही वो खुद इस्तेमाल न करे, लेकिन दूसरों के लिए नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार इस स्कूल में शायद वो अकेला जीवित बचा व्यक्ति नहीं था। शांति के जमाने में करण को स्कूल में अच्छा नहीं माना जाता था। वो मानव स्वभाव की उदासीनता को समझता था। एपोकेलिप्स में कोई कानून और नैतिकता नहीं होती, इसलिए मानव स्वभाव और भी ठंडा और क्रूर हो जाएगा। एपोकेलिप्स में जो जोड़े पहले एक दूसरे से प्यार करते थे वो भी एक दूसरे को मार सकते हैं। योजक चिन्ह। ये सब करने के बाद करण की निगाहें प्रिया पर पड़ीं। उठो, चलने का समय हो गया। वहाँ रोना बंद करो, जैसे अभी खुश नहीं थी। करण की बातें सुनकर प्रिया उठी। उसके चेहरे पर एक सुस्त भाव था। वो अभी थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, थोड़ा दर्द हो रहा था और उसके चलने का तरीका अजीब था। करण ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे उसे एक जैवलिन फेंकते हुए बोला, ये हथियार ले। जॉम्बी के सिर में मारना। हालांकि मैंने तुझे ले जाने का वादा किया है, लेकिन मैं तेरी सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं दे सकता। एपोकेलिप्स में तुझे खुद पर निर्भर रहना होगा और आगे से चाहे कुछ भी हो जाए ज़्यादा आवाज़ मत करना, वरना और जॉम्बी आ जाएंगे। बाहर निकलने के बाद सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक करना होगा, समझी? समझ गई। प्रिया ने सिर हिलाया। इस वक्त वो पूरी तरह से अपनी किस्मत के हवाले हो चुकी थी। फिर करण ने कार्रवाई की तैयारी की। उसने पहले प्लेग्राउंड का निरीक्षण किया और पाया कि बाहर जॉम्बी कल से कम थे। शायद इसलिए क्योंकि प्लेग्राउंड में जीवित लोग खा लिए गए थे, इसलिए जॉम्बी दूसरी जगहों पर जीवित लोगों की ओर आकर्षित हो गए थे। अब भी कोई 35-40 जॉम्बी बचे थे जो बेकार इधर उधर घूम रहे थे। करण की क्षमताएं बढ़ चुकी थीं।
वो दौड़ते हुए लड़ सकता था और चकमा देने की रणनीति इस्तेमाल कर सकता था। इन जॉम्बी को मारना उसके लिए आसान होना चाहिए, और अगर वो नहीं भी मार पाता तो भाग सकता था। आखिरकार उसकी गति दोगुनी हो गई थी। और प्रिया का क्या, पुरस्कार तो मिल ही गया था, उसे साथ ले जाना अच्छा होगा, लेकिन अगर सच में कोई मुसीबत आ जाए तो करण बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ देगा। आखिरकार खुद जीवित रहना सबसे जरूरी था। औरतें तो एपोकेलिप्स में सबसे आसानी से मिलने वाली चीज हैं। इस वक्त करण ने अपनी रणनीति सोच ली थी। उसने प्रिया से कहा, बाहर निकलते वक्त तुझे जॉम्बी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आगे भागती जा, मैं पीछे से निपट लूंगा। हमारा लक्ष्य इन्फर्मरी है, क्योंकि इन्फर्मरी कैंटीन और स्कूल की छोटी मार्केट से बहुत करीब है, बस कुछ दर्जन मीटर दूर। आगे हम इन्फर्मरी को अपना बेस बनाएंगे और फिर कैंटीन और छोटी मार्केट से खाना इकट्ठा करेंगे, समझी? ठीक है, प्रिया ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर थोड़ा आत्मविश्वास दिखने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि करण बहुत शांत है और एक योजना के साथ आदमी है। ऐसा आदमी एपोकेलिप्स में जरूर लंबे समय तक जीवित रहेगा। जब तक वो उसकी जान पकड़े रहेगी, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। योजक चिन्ह। गहरी सांस लेकर शांत होने के बाद करण ने जल्दी से स्पोर्ट्स रूम का दरवाजा खोला और प्रिया के साथ बाहर भाग गया। प्लेग्राउंड में जॉम्बी ने करण और प्रिया को देखा तो उनकी आंखों में हरी चमक आ गई। वे गुर्राते हुए सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़े। ये दृश्य देखकर प्रिया डर के मारे वहीं जड़ हो गई। करण ने एक तीर निकाला और एक जॉम्बी के सिर में मार दिया। जॉम्बी तुरंत जमीन पर गिर गया। फिर वो चिल्लाया, बेवकूफ़ की तरह वहां मत खड़ी रह, भाग। प्रिया को आखिरकार होश आया और वो इन्फर्मरी की तरफ भागने लगी। उसके पीछे करण लगातार तीर चला रहा था और हर तीर एक जॉम्बी की जान ले रहा था। डिंग, 10 जॉम्बी मारे गए। एक सुदृढ़ीकरण पॉइंट प्राप्त हुआ। करण के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली थी। अध्याय 5, जॉम्बी से लोहा और मार्केट में मीठी मुलाकात। करण लगातार तीर चला रहा था, लेकिन जॉम्बी की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो एक साथ सबको नहीं मार सकता था। जॉम्बी उसके करीब आते जा रहे थे। उसने झट से तीर कमान को प्रणाली स्थान में डाला और जेवलिन निकाल लिया। अब वो आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार था। करण पहले से ही स्पोर्ट्स स्टूडेंट था, उसकी ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। प्रणाली ने उसे दोगुना कर दिया था, जिससे उसकी ताकत और भी जबरदस्त हो गई थी। वो जेवलिन से जैसे ही वार करता, जॉम्बी का सिर तुरंत छलनी हो जाता। करीब एक दर्जन जॉम्बी मारने के बाद करण ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि प्रिया सैकड़ों मीटर दूर भाग चुकी थी। तभी उसने लड़ाई बंद करने का फैसला किया, अपना हथियार उठाया और भागने लगा। स्पोर्ट्स स्टूडेंट होने के नाते करण पहले 100 मीटर सिर्फ 11 सेकंड में दौड़ लेता था। अब वो गति दोगुनी हो गई थी, यानी 18 मीटर प्रति सेकंड। वो बस कुछ ही सेकंड में प्रिया के पास पहुंच गया। जल्द ही दोनों इन्फर्मरी पहुंच गए। इन्फर्मरी का दरवाजा बंद नहीं था। अंदर एक डॉक्टर और एक नर्स थे, लेकिन वो दोनों जॉम्बी बन चुके थे। बिना कुछ सोचे करण अंदर घुस गया और जेवलिन से एक झटके में दोनों जॉम्बी को मार दिया। फिर उसने उनकी लाशों को सीधे इन्फर्मरी से बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये सब करने के बाद जो जॉम्बी प्लेग्राउंड से उनका पीछा कर रहे थे, वो अभी अभी वहां पहुंचे थे। करण और प्रिया को इन्फर्मरी का दरवाजा बंद करते देखकर जॉम्बी ने अपना लक्ष्य खो दिया और तुरंत शांत हो गए। वो वहां बेकार खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। करण ने खिड़की से जॉम्बी को देखा और अपने मन में एक निष्कर्ष निकाला। जॉम्बी की लड़ाई क्षमता ज्यादा मजबूत नहीं है। उनकी अधिकतम गति और ताकत वही है जो इंसान के रूप में उनकी थी। इसके अलावा उनके पास कोई लड़ाई कौशल नहीं है। वो सिर्फ आगे झपट सकते हैं और अपने दांतों से काट सकते हैं। आम लोगों के लिए, अगर वो वायरस से प्रतिरक्षित नहीं हैं, तो जरा सी खरोंचियां काटने से वो जॉम्बी बन जाएंगे। लेकिन मेरे लिए, मैं वायरस से डरता नहीं हूं। ऐसे बिना बुद्धि वाले जॉम्बी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी मौजूदा ताकत से मैं एक साथ कम से कम 30 जॉम्बी से लड़ सकता हूं। अगर मेरे पास अच्छा हथियार हो तो 100 जॉम्बी भी मेरे लिए घास काटने जैसे हैं। साथ ही ये जॉम्बी हमारा पीछा करके यहाँ आए। उन्होंने साफ देखा कि हम इन्फर्मरी में घुसे हैं, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा बंद किया, उन्होंने लक्ष्य खो दिया। इससे पता चलता है कि उनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है और वो सिर्फ प्रवृत्ति के आधार पर काम कर सकते हैं। जब तक तुम कोई आवाज नहीं करते और उनकी नज़र में नहीं आते, तब तक तुम उनका ध्यान आकर्षित नहीं करोगे। इन्फर्मरी में प्रिया जोर जोर से सांस ले रही थी। प्लेग्राउंड से इन्फर्मरी तक के कुछ 100 मीटर दौड़ने में उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। मौत से भागने का वो घबराहट भरा एहसास अभी भी उसके मन से नहीं उतरा था। करण ने इन्फर्मरी का निरीक्षण करना शुरू किया। इन्फर्मरी में बहुत सारी दवाइयां थीं, जो एपोकेलिप्स में बहुत काम की चीज़ थीं। साथ ही फिजियोलॉजिकल सलाइन, ग्लूकोज वगैरह भी था, जो शरीर को जरूरी तत्व और ऊर्जा दे सकते थे। उसने हाथ घुमाया और ये सारी चीज़ें प्रणाली के स्थान में समा गईं।
करण ने लाइट जलाने की कोशिश की तो पाया कि इन्फर्मरी में अभी भी बिजली थी और नल में पानी भी था। इससे पता चला कि एपोकैलिप्स शुरू होने के बाद भी पानी और बिजली की आपूर्ति बंद नहीं हुई थी। उसने सोचा, अच्छा है कि हमारा शहर दक्षिणी तट पर स्थित है और यहाँ पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। जब तक इन जनरेटर इकाइयों में कोई समस्या नहीं आती, भले ही कोई रखरखाव न करे, फिर भी ये लंबे समय तक काम कर सकते हैं। और जब तक बिजली और बहता पानी है, तब तक आपूर्ति बंद नहीं होगी। फिर करण ने अपना फ़ोन ऑन किया और समय देखा। दोपहर के 11 बज रहे थे और फ़ोन में अभी भी सिग्नल था। लगता है जब तक बिजली है, सिग्नल बेस स्टेशन अस्थायी रूप से काम कर सकता है। उसने क्लास ग्रुप खोला और पाया कि क्लास ग्रुप में 99 से ज़्यादा मैसेज आ चुके थे। करण ने ऊपर स्क्रॉल किया और पाया कि ये सारे मैसेज उन 10-12 लोगों ने भेजे थे। बाकी सब शायद जॉम्बी बन चुके थे। करण ने उनके मैसेज पढ़े तो पाया कि ज़्यादातर मदद की गुहार लगा रहे थे। लीना, मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, क्या हो रहा है? जॉम्बी वायरस क्यों फैल गया? मैं कल अपने डेस्कमेट के हाथों मरते मरते बची। अच्छा हुआ मैं तेज भागी। अब मैं पहली इमारत के पुरुष शौचालय में छुपी हूँ, कोई आकर मुझे बचाओ। सिमरन, लीना, मैं भी पहली इमारत में हूँ। पहली मंजिल के महिला शौचालय में हूँ, बस एक दीवार की दूरी पर हैं। शौचालय में कई जॉम्बी हैं। मैं हिलने या आवाज़ करने की हिम्मत नहीं कर रही हूँ। रिया, ओह, मदद करो, मुझे अभी पैर में खरोंच लगी है और अब घाव काला हो रहा है। क्या मैं जॉम्बी बन जाऊंगी? मैं मरना नहीं चाहती, मैं जॉम्बी नहीं बनना चाहती। अंजलि, मैं पहली इमारत के सामने एक बड़े पेड़ पर छुपी हुई हूँ। नीचे 1 दर्जन से ज़्यादा जॉम्बी हैं। वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन वो लगातार मुझे घेरे हुए हैं और मुझे देखकर चिल्ला रहे हैं। इससे और जॉम्बी आकर्षित हो रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। कोई आकर मुझे बचाओ, मैं अब और नहीं रुक सकती। इनमें से ज़्यादातर मैसेज मदद की गुहार थे। करण को देखकर थोड़ी हंसी आ गई। पहले ये ज़्यादातर लोग अमीर घरानों के थे और सबसे दूर दूर रहते थे। करण, जिसके पिता नहीं थे और माँ भी नहीं थी, वो सिर्फ काम करके और पढ़ाई करके जीवित रह सकता था। लेकिन जब उसका प्यार ठुकराया गया और उसका मजाक उड़ाया गया, तो वो उनके लिए हंसी का पात्र बन गया। अक्सर वो उसे अनदेखा करते थे और उसकी पीठ पीछे बातें करते थे। अगर यह बात न होती कि करण स्पोर्ट्स स्टूडेंट था और वो उससे मार खाने से डरते थे, तो शायद वो उसे मार ही डालते। अब उन्हें भूखा और डरा हुआ देखकर करण को थोड़ी खुशी हुई। तुम पर भी ये दिन आया। सब कुछ सोचने के बाद करण ने फैसला किया कि वो सीधे छोटी मार्केट में जाकर खाना ढूंढेगा। इन स्टूडेंट्स के संभलने से पहले उसे खुद के लिए सामान जुटाना ज़्यादा जरूरी था। अब जब उसके पास प्रणाली का भंडारण स्थान था, तो वो मार्केट का सारा खाना साफ कर सकता था। जहाँ तक कैंटीन की बात थी, वहाँ बहुत सारे जॉम्बी थे, यहाँ तक कि करण भी अभी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, इसलिए करण को कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले अपनी क्षमताओं को देखा। डिंग, होस्ट की जानकारी। नाम, करण। उम्र, 18 साल। ऊंचाई, 6 फुट 2 इंच। वजन, 80 किलो। ताकत, 100। सहनशक्ति, 100। आत्मबल, 100। गति, 118 मीटर प्रति सेकंड। क्षमताएं, क्षमता सुदृढ़ीकरण, भंडारण स्थान, प्रणाली स्कैन, वायरस प्रतिरक्षा, सुपर जीन। टिप्पणी, चूंकि होस्ट ने अभी 18 जॉम्बी मारे हैं, इसलिए 1.8 क्षमता अंक प्राप्त हुए हैं। आप उन्हें जोड़ने के लिए चुन सकते हैं। आखिरी टिप्पणी ने करण का ध्यान खींचा। 18 जॉम्बी मारकर उसे 1.8 क्षमता अंक मिले थे। अगर वो स्कूल के सभी जॉम्बी मार डाले तो उसे हजारों क्षमता अंक मिलेंगे। तब तो वो सिर्फ अपने शरीर के बल पर सबको कुचल सकता था। ये प्रणाली कमाल की है। करण आत्मविश्वास से भर गया और तीर कमान लेकर खिड़की के पास आ गया। दरवाजे के बाहर 1 दर्जन जॉम्बी थे, लेकिन करण अब उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था। बिना बुद्धि वाले जॉम्बी और निशाने में क्या फर्क था? उसने खिड़की में एक दरार खोली और तीर सीधे बाहर निशाना लगाया। सर्र, एक जॉम्बी तुरंत जमीन पर गिर गया। करण ने यही तरीका अपनाया और 20 मिनट से भी कम समय में 1 दर्जन जॉम्बी मार डाले। फिर वो बाहर निकलने लगा, छोटी मार्केट में जाने की तैयारी कर रहा था। अध्याय 6, मार्केट में मीठी मुलाकात। करण जैसे ही इन्फर्मरी से बाहर निकला, उसे रास्ते में कुछ और जॉम्बी मिले जो इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने करण को देखते ही उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अब करण की क्षमताएं दोगुनी हो चुकी थीं। उसने पहले 2 को तीर से मार गिराया, फिर जब जॉम्बी करीब आए तो जैवलिन से 3 और ढेर कर दिए। जल्द ही वो स्कूल की छोटी मार्केट के सामने पहुंच गया। अंदर झांककर देखा तो कैश काउंटर पर बैठा दुकानदार जॉम्बी बन चुका था। जमीन पर कुछ कुतरे हुए कंकाल पड़े थे और 1 दर्जन के करीब स्टूडेंट जॉम्बी अंदर इधर उधर घूम रहे थे। करण ने एक तीर से दुकानदार जॉम्बी को मार गिराया। बाकी जॉम्बी ने उसे देख लिया और उसकी तरफ लपके। करण ने तीर कमान को स्टोरेज में डाला और जैवलिन निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में उसने सारे जॉम्बी ढेर कर दिए। अब उसके पास समय कम था।
लड़ाई की आवाज़ सुनकर दूर से और जॉम्बी आ सकते थे। उसने जल्दी जल्दी मार्केट का सामान उठाना शुरू कर दिया। चावल के 1 दर्जन बोरे, नूडल्स के कई डिब्बे, खाने के तेल की 1 दर्जन बाल्टी, सब उठा लिया। ब्रेडेड चिकन, इंस्टेंट नूडल्स, तरह तरह के स्नैक्स, सब स्टोरेज में डाल लिया। दूध, जूस, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, सब समेट लिया। चॉकलेट, कैंडी, गम, सब उठा लिया। टूथब्रश, तौलिया, टूथपेस्ट, वॉश बेसिन, यहाँ तक कि स्टेशनरी और रोज़मर्रा की ज़रूरत की हर छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ी। जल्द ही पूरी मार्केट में सिर्फ खाली शेल्फ रह गए। करण का स्टोरेज स्पेस आधे से ज़्यादा भर चुका था। इतना सामान था कि वो कई सालों तक बिना किसी समस्या के गुजारा कर सकता था। बस जब वो जाने को तैयार हुआ, तभी उसकी नज़र एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स पर पड़ी जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अचानक वो बॉक्स हिला। करण चौंक गया। उसने तुरंत जेवलिन मजबूती से पकड़ लिया और सतर्क हो गया। वो धीरे धीरे बॉक्स के पास गया और जेवलिन से उसे सहलाया। अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। फिर उसने जेवलिन से बॉक्स को खोला। अंदर एक छोटी सी खूबसूरत लड़की थी। जे के यूनिफॉर्म, पैरों में सफ़ेद पारदर्शी मोजे, सिर पर 2 चोटियाँ। उसका चेहरा बहुत प्यारा था, त्वचा सफ़ेद और मुलायम। बॉक्स अचानक खुलता देख वो डर के मारे ज़मीन पर सिकुड़ गई, अपनी आंखें धंधलीं। करण स्तब्ध रह गया। एक खूबसूरत लड़की कार्डबोर्ड बॉक्स में छुपी हुई है। कल से यहाँ छुपी है। और इन जॉम्बी की बुद्धि इतनी कम है कि ये इसे ढूंढ नहीं पाए। अरे, तुम कौन हो? करण ने सीधे पूछा। करण की आवाज़ सुनकर उस लड़की ने आंखें खोलीं। उसकी पलकें गीली थीं, आंखों के कोनों में आंसू लटक रहे थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम जॉम्बी नहीं हो। तुमने मुझे डरा दिया। बहुत डर लग रहा है, सच में बहुत डर लग रहा है। वो फूट फूट कर रोने लगी। करण ने उसे पहचान लिया। वो दूसरी क्लास की मीरा थी, 4 स्कूल ब्यूटी में से एक, जिसे सबसे प्यारी स्कूल ब्यूटी कहा जाता था। वो 5 फुट से थोड़ी ही लंबी थी, चेहरा बहुत नाजुक और प्यारा था, बचकाना। उसका फिगर भी कमाल का था। लोग कहते थे कि उसे उठाकर खेला जा सकता है। अब असल में देखा तो सच में छोटी थी, शायद सच में उठाया जा सकता था। अपने छोटे कद के कारण ही वो इस कार्डबोर्ड बॉक्स में छुप सकी थी। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे बचाने आए हो? मीरा ने डरते हुए पूछा। करण ने सिर हिलाया। मेरा नाम करण है, इसी स्कूल का स्पोर्ट्स स्टूडेंट हूँ। यहाँ सामान ढूंढने आया था, तुमसे मुलाकात हो गई। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। बस मेरी बात माननी होगी तो तुम सुरक्षित रहोगी। मीरा की आंखों में चमक आ गई। उसने हैरानी और खुशी से सिर हिलाया। हाँ हाँ, ठीक है, मैं ज़रूर तुम्हारी बात मानूंगी। दोनों जल्दी से इन्फर्मरी की तरफ लौटे। किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में कोई जॉम्बी नहीं मिला। तभी करण को प्रणाली का संकेत मिला। डिंग। होस्ट को बधाई, आपने इस बार 32 जॉम्बी मारे हैं, 3.2 क्षमता अंक प्राप्त किए हैं। अब आपके पास कुल 5 क्षमता अंक हैं। करण बहुत संतुष्ट था। इस बार का मिशन बहुत फलदायक रहा था। एक छोटी मार्केट का सारा सामान मिल गया, 3.5 क्षमता अंक मिले और ऊपर से एक बचकानी सुंदरी भी साथ आ गई। जैसे ही वो इन्फर्मरी में घुसा, प्रिया ने उसे मीरा के साथ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आया और उसने तुरंत पहचान लिया, 4 स्कूल ब्यूटी में से एक, बच्चे जैसे चेहरे वाली स्कूल ब्यूटी मीरा। मीरा ने शर्माते हुए कहा, नमस्ते, मैं मीरा हूँ। लेकिन प्रिया के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। सुबह करण ने उससे कहा था कि जब तक वो उसकी औरत है, वो उसकी रक्षा करेगा। अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि वो एक नई औरत ले आया। उसे लगा कि करण उसे गंभीरता से नहीं ले रहा, और अगर ये स्कूल ब्यूटी यहाँ जम गई तो उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं रहेगी। उसने तुरंत करण के सामने बोलना शुरू कर दिया, करण, ये क्या है? सुबह हमने बात नहीं की थी। जब तक मैं तुम्हारी औरत हूँ, तुम मेरी रक्षा करोगे। अब मैंने तुम्हें खाना लाते नहीं देखा, बल्कि एक औरत वापस ले आए। मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं हूँ। उसकी बात पूरी होते ही करण के चेहरे का भाव ठंडा हो गया। उसने बर्फीली नज़रों से प्रिया की तरफ देखा और कहा, तुझे किसने हक दिया मुझसे ऐसे बात करने का? अगर तुझे कोई आपत्ति है तो तुरंत यहाँ से निकल जा। अगर तूने फिर से मुंह खोला तो मैं तुझे बाहर फेंक दूंगा जॉम्बी को खिलाने के लिए। यह मत सोच कि तू मेरे साथ सिर्फ इसलिए रह सकती है क्योंकि तू मेरी औरत बन गई है। तू इस लायक नहीं है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने करण का ठंडा चेहरा देखा और समझ गई कि यह आदमी अब उसके नियंत्रण में नहीं है। उसने तुरंत सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। करण ने सिर्फ एक ठंडी हंसी हंसी और कुछ नहीं कहा। पास में खड़ी मीरा ये सब देख रही थी। वो डर भी गई थी और हैरान भी। यह आदमी इतना दबंग था, लेकिन इस दबंगता में एक अजीब सा आकर्षण भी था। अध्याय 7, मीरा की मासूमियत और करण का अल्टीमेटम। करण ने मीरा को ध्यान से देखा और फिर अपनी प्रणाली की मदद से उसे स्कैन किया। उसके दिमाग में तुरंत सारी जानकारी आ गई। डिंग, प्रणाली स्कैन पूरा हुआ। नाम, मीरा। उम्र, 18 साल। ऊंचाई, 5 फुट। वजन, 40 किलो। बस्ट, ई कप। सुंदरता रेटिंग, 98। बॉडी स्कोर, 88।
संबंधों की संख्या 0। ये जानकारी देखकर करण हैरान रह गया। सुंदरता रेटिंग 98 तक पहुंच गई। फिगर स्कोर 88 है, शायद ऊंचाई कम होने की वजह से स्कोर थोड़ा कम हुआ है। 5 फुट की ऊंचाई में 88 स्कोर मिलना ही बताता है कि बाकी चीज़ें कितनी शानदार हैं। खासकर ई कप उस प्यारे बचकाने चेहरे के साथ और भी खास लग रहा था। प्रिया जहां जुड़वां बच्चों को दूध पिला सकती थी, वहीं मीरा शायद 3 बच्चों को भी आराम से पाल सकती थी। करण की नज़रें मीरा की छाती पर टिकी थीं। मीरा ने जब देखा कि करण उसकी तरफ इस तरह देख रहा है तो उसके गाल लाल हो गए। उसका बचकाना चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे 2 पके हुए सेब हों। उसने शर्माते हुए कहा, ऐसे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। करण मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ अपनी औरत को ही खाना दे सकता हूँ। क्या तुम मेरी औरत बनना चाहोगी? मीरा उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने सोचा था कि करण उसे देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा, लेकिन इतना सीधा सवाल कर देगा यह उम्मीद नहीं थी। 4 स्कूल ब्यूटी में से एक होने के नाते मीरा को स्कूल में अनगिनत लड़के पसंद करते थे। उसने दर्जनों लड़कों को ठुकराया था। उनमें सुपर अमीर लड़के भी थे, पढ़ाई में टॉप करने वाले छात्र भी थे, यहाँ तक कि स्कूल लीडर का बेटा भी था। ये सारे लोग मीरा के छोटे लेकिन परफेक्ट शरीर के दीवाने थे। लेकिन उनके जोरदार प्रयासों के बावजूद मीरा ने कभी किसी को डेट करने के लिए हाँ नहीं कही थी। और आज ये लगभग अनजान सा स्पोर्ट्स स्टूडेंट सीधे उससे अपनी औरत बनने के लिए कह रहा था। उसके हैरान चेहरे को देखकर करण को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे कहा, तुम चाहे जो भी सोचो, खाना चाहिए तो मेरी औरत बनना होगा। मैं तुम्हें एक रात का वक्त देता हूँ। कल सुबह तक सोच लो और जवाब दो। अगर कल भी तुमने हाँ नहीं कही तो तुम्हें यह इन्फर्मरी छोड़नी होगी। यह मेरा बेस कैंप है। मीरा को बहुत बुरा लगा। वो बोली, ये ठीक नहीं है। हम एक ही स्कूल के छात्र हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें खाना दूंगा और तुम मुझे अच्छा महसूस कराओगी। इसे ही आपसी मदद कहते हैं। क्या तुम कितने बेहया हो? हम दोस्त तो बन सकते हैं। मीरा ने कहा। करण बोला, दोस्त बनाने में क्या मज़ा? दोस्त बनाना है तो गर्लफ्रेंड बनाओ। उसने आगे कहा, देख, एक कहावत है, दोस्त वो होते हैं जो काम आएं, और गर्लफ्रेंड वो होती है जिसके साथ गहरा रिश्ता हो। अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी और मेरे साथ गहराई से नहीं जुड़ेगी तो मेरे लिए तुझ पर पूरा भरोसा करना मुश्किल होगा। और तू इतनी खूबसूरत है, परफेक्ट बचकाना चेहरा, मुंह में पानी लाने वाला फिगर। स्कूल का कौन सा लड़का है जो तुझे पाना नहीं चाहता? अब मेरे सामने इतना अच्छा मौका है तो मैं कैसे छोड़ दूँ? मीरा उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाए। वो सच में बहुत बेहया था और बड़ी बड़ी बातें बना रहा था। करण ने बात आगे बढ़ाई, अपने लिए सोच लो। अगर आज रात तक मेरे पास नहीं आई तो कल सुबह जल्दी उठकर यहाँ से निकल जाना। मैं अपने आसपास बेकार लोगों को नहीं रखता। ये कहकर उसने 2 ब्रेड के टुकड़े, एक दूध का पैकेट और एक सॉसेज निकाला और प्रिया को दे दिया। बोला, ये तेरे लिए आज का खाना है। मुझे अब आराम करना है, इसलिए मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर करण सीधे इन्फर्मरी के इकलौते बिस्तर पर लेट गया। खाना पाकर प्रिया के चेहरे पर खुशी दिखी। वो बोली, ठीक है, थैंक यू। करण, तुम आराम करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। फिर उसने करण का दिया हुआ खाना लिया और तुरंत खाने लगी। वो साधारण सी ब्रेड थी, लेकिन प्रिया के मुंह में वह पहाड़ों और समंदर के स्वादिष्ट व्यंजनों से भी ज्यादा लजीज लग रही थी। उसने लगभग 30 घंटे से कुछ नहीं खाया था। उसके मुंह का स्वाद और पेट की भूख उस पल को उसके लिए सबसे सुखद बना रहे थे। मीरा भी इतने ही घंटों से भूखी थी। प्रिया को खाना गटकते देख वो इतनी जलन महसूस कर रही थी कि बस अपना पेट दबाए रह गई। उसके पेट में आवाज़ें आ रही थीं और वो बार बार लार निगल रही थी। उसने करण की तरफ देखा। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कितना बेरहम आदमी था। मीरा की आंखों में एक शिकायत थी और साथ ही उसके चेहरे पर आंसू भी थे। करण बिस्तर पर लेट गया और अपना मोबाइल निकालकर ग्रुप के मैसेज देखने लगा। उसने पाया कि उसके सहपाठी अभी भी अंदर बातें कर रहे थे। पहले के मदद के संदेशों से अलग, अब उन्हें लगने लगा था कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, इसलिए वे ग्रुप में बातें करके मज़े लेने लगे थे। आदित्य, यार, मैं एक दिन से ज़्यादा फंसा हुआ हूँ। प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ। अभी थोड़ा अपना पेशाब पी लिया, लगा थोड़ा नमकीन और कड़वा था। अभी भी मुंह का स्वाद खराब हो रहा है। लीना, अच्छा है कि मैं शौचालय में फंसी हूँ। टॉयलेट टैंक में पीने का पानी है, लेकिन कुछ दिन और नहीं चलेगा। भूख से पेट दर्द कर रहा है, लेकिन जो मैंने पॉटी की है उस पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। शायद आखिर में खुद ही पैदा करके खाना पड़े। ये कहते हुए उसने एक तस्वीर भी डाल दी। दूसरों ने तुरंत शिकायत की, बे, जो बोलना है बोलो, तस्वीर मत डालो। मैं बीमार हो गया। मैं पहले से ही भूखा था, तेरी इस तस्वीर को देखकर मेरा कड़वा स्वाद लगभग उल्टी हो गया। थोड़ा पानी जैसा है। क्या हाल में पेट खराब था।
तू जब इतना अच्छा घोड़ा चला सकता है तो लाइव स्ट्रीम कर दे मुझे। ध तेरी, ऐसी तस्वीर भी डाल सकता है। लीना को इतना डांट पड़ी कि वो बोल न सकी और जल्दी से उस घिनौनी तस्वीर को हटा दिया। सिमरन, अब क्या करूं? मैं बहुत डरी हुई हूं। बाहर जॉम्बी अभी भी घूम रहे हैं। मैं टॉयलेट पर बैठी हूं और मेरा बद सुन्न हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि, मैं और नहीं रुक सकती। पेड़ के नीचे जॉम्बी और ज्यादा हो गए हैं। पता नहीं कब गिर जाऊं। अगर गिर गई तो मुझे चबाकर हड्डियों का ढेर बना देंगे। ओह रवि, अगर सच में नहीं रुक सकती तो मैं सुझाव दूंगा कि पहले आत्महत्या कर लो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक सहपाठी के अंदरूनी अंग और आंतें जॉम्बी ने खाली कर दिए। वो अभी मरा नहीं था और चीखता रहा। वह दृश्य सच में भयानक था। जॉम्बी के द्वारा मारा जाना आत्महत्या करने से बेहतर होगा। अंजलि, मुझे मत डराओ। मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। अगर तुमने मुझे और डराया तो मेरे पैर कमज़ोर हो जाएंगे। ओह, ठीक उसी वक्त ग्रुप में एक तस्वीर पोस्ट हुई। तस्वीर में एक मेज पर 2 ब्रेड के टुकड़े, एक सॉसेज और एक दूध का पैकेट रखा हुआ था और सफ़ेद हाथ उसे पकड़े हुए थे। इस तस्वीर ने ग्रुप में तहलका मचा दिया। अध्याय 8, ग्रुप में तहलका और आधी रात का फैसला। जैसे ही प्रिया की तस्वीर ग्रुप में पोस्ट हुई, वहां तो मानो आग ही लग गई। हे भगवान, ब्रेड, स्वादिष्ट ब्रेड, सॉसेज और दूध भी है। मॉनिटर प्रिया, तुम कहाँ हो? क्या तुम हमें बचाने आ सकती हो? तुम मॉनिटर हो, तुम हम सहपाठियों को भूखा नहीं देख सकती। खत्म हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं ये चीज़ें देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पहले भूख सहन हो रही थी, लेकिन अब ये तस्वीरें देखकर बर्दाश्त नहीं हो रही। ओह मॉनिटर, आओ और मुझे बचाओ। जब तक तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो, मैं तुमसे जो भी कहोगी करूँगा। मॉनिटर, प्लीज़। क्लास टीचर लीसा, प्रिया, क्या तुम बच गई हो? क्या तुम टीचर को बचाने आ सकती हो? टीचर, क्लासरूम के डॉर्मेट्री में फंसी हूँ। कॉरिडोर में कई दूसरे टीचर जॉम्बी बन गए हैं। मैं बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। प्रिया को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी इस तस्वीर ने क्लास टीचर लीसा को भी हिला दिया होगा। उसके चेहरे पर एक गर्व भरा भाव आया और उसने ग्रुप में जवाब दिया। मैं भी फंस गई थी, लेकिन मैं भाग्यशाली थी। मेरी मुलाकात करण से हुई और उसने मुझे बचा लिया। फिर हमारे पास कुछ खाना आ गया। सबको इतनी बुरी हालत में देखकर मैंने सबको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ तस्वीरें डालीं। अगर तुम हिम्मत रखोगे तो ज़रूर बच जाओगे। जब छात्रों ने मॉनिटर प्रिया की यह बात सुनी तो उनके दिलों में घृणा पैदा हो गई। कौन नहीं जानता कि प्रिया क्लास की सबसे घमंडी लड़की है। प्रोत्साहित करने का क्या मतलब? ये तो सिर्फ दिखावा है। लेकिन वे ये सुनकर भी बहुत हैरान हुए कि करण ने प्रिया को बचाया है। इसलिए उन्होंने तुरंत ग्रुप में लिखा, लीना, करण अभी भी जीवित है। वह हमारी क्लास का इकलौता स्पोर्ट्स स्टूडेंट है। वह कितना मजबूत आदमी है। भाई करण, आओ और मुझे बचाओ। भाई करण। सूरज, करण, हम एक ही क्लास के सहपाठी हैं। आओ और हमें बचाओ। जब तक तुम मुझे बचाओगे, मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दूंगा। तुम बहुत गरीब हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, है ना? आदित्य, मैं तुम्हें 2 लाख रुपये दूंगा। तुम पहले मुझे बचाओ, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। मेरा परिवार बहुत अमीर है। जब तक तुम मुझे बचाओगे, मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार की कंपनी में नौकरी की भी व्यवस्था कर सकता हूँ। तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा। सिमरन, करण, बाहर आओ और बात करो। क्या तुम हमें बचाने आ सकते हो? प्लीज़, मेरी मदद करो। क्लास टीचर लीसा, करण, क्या तुम सच में जीवित हो? पहले टीचर के डॉर्मेट्री में आकर टीचर को बचाओ। टीचर तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकती है। करण ने अंदर की चैट रिकॉर्ड देखी और कुछ नहीं कहा। बस उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसने पाया कि ग्रुप में अभी भी 9 लोग बचे थे। कल जिस रिया ने कहा था कि उसे जॉम्बी ने खरोंच दिया है, उसने बात करना बंद कर दिया था। शायद वह जॉम्बी बन गई थी। बचे हुए 9 लोगों में एक टीचर और 8 सहपाठी थे। 8 सहपाठियों में से सिर्फ 2 लड़कियां थीं। एक थी सिमरन, जो पहली मंजिल के महिला शौचालय में फंसी हुई थी, और दूसरी थी अंजलि, जो एक पेड़ पर फंसी हुई थी। इन 2 सहपाठियों को बचाया जा सकता था। आखिरकार ये दोनों सहपाठी देखने में काफ़ी अच्छी थीं। हालांकि वे क्लास ब्यूटी प्रिया जितनी सुंदर नहीं थीं, फिर भी उन्हें सबसे खूबसूरत सुंदरियों में से एक माना जा सकता था। इसके अलावा स्कूल में उनके बारे में कोई बदनामी नहीं थी और उनका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। जहां तक पुरुष सहपाठियों की बात थी, औरतें अपनी जगह रहें, मर्द खुद को मजबूत करें। इन पुरुष सहपाठियों ने पहले क्लास में उसे नीचा दिखाया था और अपने अमीर परिवारों के कारण करण को गंभीरता से नहीं लिया था। करण लंबे समय से उनके ठंडे व्यवहार का आदी हो चुका था। अब वे केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। करण का मानना था कि वे खुद को सफलतापूर्वक बचा सकते हैं। लेकिन करण आज मार्केट से खाना इकट्ठा करके काफ़ी थक चुका था। कल लोगों को बचाने के बारे में सोचेगा। पहले इन 2 महिला सहपाठियों को थोड़ा और कष्ट सहने दो। आखिरकार अतीत में जब उसने प्यार का इजहार करने में असफल रहा, तो इन महिला सहपाठियों ने भी उसका मजाक उड़ाया था।
वे सब कहती थीं कि वह घटिया आदमी है और हंस का मांस खाना चाहता है। जहां तक टीचर ली की बात थी, उसे खुद ही अपना रास्ता खोजने दो। पहले जिसने उसे सबसे ज्यादा नीचा दिखाया था वह यही क्लास टीचर थी। करण स्पोर्ट्स स्टूडेंट था और अच्छे स्पोर्ट्स को के अलावा उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था और उसका परिवार अभी भी गरीब था, इसलिए उसे इस टीचरली द्वारा विशेष देखभाल दी जाती थी। इसके अलावा हर बार किसी को बचाने के लिए दर्जनों ज़ॉम्बी से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। पहले अपनी ऊर्जा को पोषित करना था। जल्द ही करण आधी रात तक सोता रहा और उसके कानों में पैरों की आहट सुनाई दी। करण ने सतर्क होकर तुरंत अपनी आंखें खोलीं। फिर उसने अंधेरे स्थान से छोटी मार्केट से इकट्ठा किया हुआ फल चाकू निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। इस समय मीरा की मुलायम आवाज़ उसके कानों में आई, करण, करण, मैं रहना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बाहर निकालो, इसलिए मैं तुम्हारी औरत बनने को तैयार हूँ। तो ये बात थी। करण ने तुरंत चाकू को स्थान में डाल दिया और मीरा से कहा, यह सही है। अगर तुमने पहले सोच लिया होता तो तुम्हें कई और घंटे भूखा नहीं रहना पड़ता। आओ मैं तुम्हें गले लगाऊं, बचकानी स्कूल ब्यूटी। देखते हैं कि गले लगाने में कितना आराम मिलता है। चूंकि मीरा करण की औरत बनने के लिए सहमत हो गई थी, उसे प्रणाली से संकेत मिला। डिंग, होस्ट को बधाई, आपने सफलतापूर्वक इनाम प्राप्त किया और आपका भंडारण स्थान एक स्तर ऊपर हो गया है। ये संकेत प्राप्त करने के बाद करण को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लड़की को फिर से सफलतापूर्वक बचाने से उसकी मौजूदा क्षमताओं का स्तर बढ़ जाएगा। उसने भंडारण स्थान का विवरण देखा। भंडारण स्थान स्तर 2, आपके पास 20x20x20 मीटर का भंडारण स्थान है जहां आप मनमाने ढंग से वस्तुओं को स्टोर और रख सकते हैं। करण अचानक सुखद आश्चर्य में पड़ गया। कितना सुधार था। 10 × 10 × 10 = 1000, 20 × 20 × 20 = 8000। पूरे 8 गुना सुधार हुआ था। बहुत बढ़िया। मूल रूप से उसने एक छोटी मार्केट की सभी वस्तुएं एकत्र कर ली थीं और आधा भंडारण स्थान भर गया था। लेकिन अब यह 8 गुना बढ़ गया था और अंदर सामग्री का क्षेत्रफल 1/16 हो गया था। अब और चीज़ें इकट्ठा करने की ज़रूरत थी, नहीं तो स्थान बहुत खाली हो जाता। इस समय छोटी मीरा बिस्तर पर लेटी हुई थी, लगभग थक चुकी थी। आखिरकार 6 फुट 2 इंच का एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट जिसकी बुनियादी क्षमताएं दोगुनी हो गई थीं, कोई मजाक नहीं था। मीरा का 5 फुट का छोटा शरीर ऐसी यातना कैसे सहन कर सकता था। वह लगभग थक कर गिर गई थी। वह खुद से बुदबुदाई, ये बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। तुम बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। तुमने मुझे लगभग मार ही डाला। करण मुस्कुराया और बोला, फिर अच्छे से आराम करो, ये तुम्हारा खाना है, जब समय मिले तब खा लेना। ये कहकर उसने अंधेरे स्थान से 2 ब्रेड के टुकड़े, एक दूध का पैकेट और एक सॉसेज निकाला और मीरा को दे दिया। असली चीज़ देखने के बाद मीरा को होश आया। वह वास्तव में बहुत भूखी थी और उसे करण द्वारा इतनी देर तक प्रताड़ित किया गया था। ये कहा जा सकता है कि वह भूख से मर रही थी। अब जब खाना था तो चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों न हो, उसे खाने के लिए उठना ही था। अध्याय 9, सुबह का फैसला और ग्रुप में हंगामा। अगली सुबह करण की आंख खुली तो वह पूरी तरह तरोताजा महसूस कर रहा था। अपनी बाहों में लिपटी उस छोटी और नाजुक सी दिखने वाली स्कूल ब्यूटी को देखा, जो एक बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। करण बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। इस तरह की बेमिसाल खूबसूरती, जो पहले स्कूल में अनगिनत लोगों के पीछे भागने की वस्तु हुआ करती थी और शायद उसे देखती भी नहीं थी, अब एपोकेलिप्स में खुद उसके बिस्तर पर आ चढ़ी थी। हकीकत हमेशा फिल्मों से ज़्यादा जादुई होती है, क्योंकि फिल्मों को भी तर्क की ज़रूरत होती है, लेकिन हकीकत को नहीं। करण उठा, अपनी कमर को खींचा और फिर नाश्ता करने के लिए उठ गया। प्रिया के सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, इसलिए वह केवल एक कुर्सी पर सो सकती थी। जब उसने करण को उठते देखा तो उसने तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई और करण से कहा, करण, तुम जाग गए। आज का नाश्ता। करण ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे एक ब्रेड का टुकड़ा और एक बोतल दूध दे दिया। ये खाना देखकर प्रिया की आंखों में अचानक चमक आ गई और उसने जल्दी से कहा, थैंक यू करण, तुम बहुत अच्छे हो। फिर उसने खाना उठाया और भूख से खाने पीने लगी। दूसरे के चेहरे पर वह चापलूसी भरी मुस्कान देखकर करण के दिल में एक तिरस्कार भरी हंसी उठी। शांति के जमाने में प्रिया को पाने के लिए वह एक बार तेज धूप में दोपहर 12 बजे उसके डॉर्मेट्री के दरवाजे पर पूरे 1 घंटे तक खड़ा रहा था, सिर्फ उसे एक कप चाय देने के लिए। एक बार बारिश में वह भीगकर डॉर्मेट्री वापस भागा था, अपनी छाती से लगाकर छाता ले गया था और प्रिया को दे दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह बारिश में भीग न जाए। लेकिन उस समय उसने जो कुछ भी किया उसे कुत्ते की चाटुकारिता कहा जाता था। अब एक टुकड़ा ब्रेड दूसरे को कृतज्ञता के आंसू बहाने पर मजबूर कर सकता है। सच है कि प्राचीन काल से लोग स्नेह को बरकरार नहीं रख सकते और हमेशा लोगों के दिलों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। चाटुकारिता करने वाले कुत्ते को अंत में कुछ नहीं मिलता। मर्दों को सख्त होना पड़ता है ताकि औरतें विनम्र बने। जब करण नाश्ता कर रहा था, उसने अपना मोबाइल निकाला और क्लास ग्रुप देखा।
इस समय ग्रुप में संदेश कम होते जा रहे थे। जाहिर है, एपोकैलिप्स के तीसरे दिन सब इतने भूखे थे कि उनकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। हालांकि प्रिया ने फिर से ब्रेड और दूध की तस्वीर ग्रुप में भेज दी, जिससे ग्रुप में फिर से हलचल मच गई। अंजलि, वो मॉनिटर प्लीज आओ और मुझे बचाओ। आज पेड़ पर मेरा तीसरा दिन है। मैं सच में और नहीं रुक सकती। रवि, मुझे बहुत भूख लगी है। मॉनिटर बंद करो। जितना मैं देखता हूँ उतना ही भूख लगती है। कोई आओ और मुझे बचाओ, मैं भूख से मरने वाला हूँ। सिमरन, ओह मैं क्या करूँ? क्या मैं शौचालय में फंस कर नहीं मरूंगी? मॉनिटर, प्लीज आओ और मुझे बचाओ। आदित्य, मैं लगभग खत्म हो गया हूँ। मैं पेशाब भी नहीं कर सकता। मैं पीना चाहता हूँ लेकिन पी नहीं सकता। मैं प्यास से मर रहा हूँ। लीना, मैं भूख से मरने वाली हूँ। हालांकि मेरे पास पीने के लिए पानी है, मेरी भूख बहुत तेज है। क्या मुझे सच में अपना खाना खुद पैदा करके बेचना होगा? मेरे मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म हो गई है और मुझे इसे बंद करना होगा। मैं सच में और नहीं रुक सकता और मुझे बंद करना होगा। प्रिया ने ग्रुप में जवाब दिया, सब लोग हिम्मत रखो और बचाव का इंतजार करो। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। इस वाक्य ने तुरंत ग्रुप में फिर से हंगामा मचा दिया। विश्वास करो। मॉनिटर, कृपया व्यंग्य मत करो। तुम्हारे पास खाना है और तुम सुरक्षित जगह पर हो। बेशक तुम ये कह सकती हो। हम सब बिना खाने पानी के जगहों में फंसे हुए हैं। हम 2 दिन में भूखे और प्यासे मर जाएंगे। ये सही है, हम भूखे और डरे हुए हैं, लेकिन तुम जीवन का आनंद ले रही हो और तुम्हें ये कहने की हिम्मत भी हो रही है। तुम हमें बचाने को तैयार नहीं हो और अभी भी दिन भर इन खाद्य पदार्थों की तस्वीरें ग्रुप में डाल रही हो। क्या ये जानबूझकर हमें लुभाने की कोशिश नहीं है? ओह मॉनिटर, तुम बहुत बुरी हो। ग्रुप में सबके भेजे गए संदेशों का सामना करते हुए प्रिया के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। इन लोगों को पीड़ित देखना और उसके पास खाना होना एक मजबूत श्रेष्ठता की भावना पैदा कर रहा था। ये व्यर्थ नहीं था कि उसने खुद को करण नामक एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट को समर्पित कर दिया था। हालांकि करण ने उसे 1 घंटे से अधिक समय तक प्रताड़ित किया था, लेकिन बदले में उसे सुरक्षा और भोजन मिला और वह स्कूल के अन्य जीवित छात्रों के सामने दिखावा कर सकती थी। यह इसके लायक था। इसी क्षण करण ने ग्रुप में कहा, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जैसे ही यह सुना गया, ग्रुप फिर से हंगामे से भर गया। लीना, आओ और मुझे बचाओ, बचाओ। मेरे प्यारे भाई, जल्दी आओ। जब तक तुम मुझे बचाओगे तुम मेरे पुनर्जन्म माता पिता बन जाओगे। आदित्य, करण, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, 5 लाख। जब तक तुम मुझे बचाओगे 5 लाख तुरंत दिए जाएंगे। रवि, पिताजी, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। पिताजी, पहले आओ और मुझे बचाओ। सिमरन, करण, आओ और मुझे बचाओ, मैं बिस्तर गर्म करूंगी। जब तक तुम मुझे बचाने आओगे मैं वह सब कुछ करूंगी जो तुम मुझसे कहोगे। मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ। अंजलि, पति, पहले मुझे बचाओ। मैं न सिर्फ तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ बल्कि तुम्हारी कुतिया भी बन सकती हूँ। क्लास टीचर लीसा, करण, पहले क्लासरूम और डॉर्मेट्री में आकर टीचर को बचाओ। टीचर ने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा है। तुम सहपाठियों, मुझसे बहस मत करो। क्या तुम जानते हो कि टीचर का सम्मान कैसे करते हैं? ग्रुप में जवाब देखकर करण मुस्कुराया। अतीत में ये अमीर दूसरी पीढ़ी के सहपाठी सब श्रेष्ठ हुआ करते थे। उन्होंने कभी खुद को सीधे नहीं देखा था। अब जब तुम खुद से उन्हें बचाने के लिए कहते हो तो हर आदमी उसे पिता कहता है और औरत उसे पति कहती है। तुम फिर से कमाल क्यों नहीं दिखाते? तुम अब अभिमानी क्यों नहीं हो? करण ने जवाब देना जारी नहीं रखा। ग्रुप बेचैन हो गया। रवि, पिताजी, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम पहले किसे बचाने जा रहे हो? सिमरन, करण, प्लीज जल्दी आओ और हमें बचाओ। अंजलि, पति, जल्दी आओ। पति, मैं सच में और नहीं रुक सकती। क्लास टीचर लीसा, करण, जब तक तुम टीचर को बचा सकते हो, टीचर के सुरक्षित होने के बाद मैं एक ट्रस्ट संबंध की गारंटी दूंगी ताकि तुम एक विदेशी कंपनी में शामिल हो सको। अब से तुम अपने जीवन के शिखर पर पहुंच जाओगे। इन लोगों की मदद की गुहारों का सामना करते हुए करण चुप रहा। धीरे धीरे अपना नाश्ता खत्म करने के बाद उसने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब प्रिया ने करण को बाहर जाने की तैयारी करते देखा तो उसने जल्दी से पूछा, करण, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सच में उन्हें बचाने नहीं जा रहे हो? ये बहुत खतरनाक है। और क्लास में कोई भी तुम्हें पहले महत्व नहीं देता था और वे सब तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें डांटते थे। वे बुरे लोग हैं, वे तुम्हें कमजोर अंगों वाला बेकार आदमी कहते हैं। तुम उनके द्वारा धोखा नहीं खा सकते। वह नहीं चाहती थी कि करण लोगों को बचाए, क्योंकि अगर करण लोगों को बचाता तो वह खतरे में पड़ सकता था। एक बार करण खतरे में पड़ गया तो उसके भविष्य के भोजन के स्रोत बंद हो जाते। और इन सहपाठियों को बचाने के बाद वह अभी भी इन सहपाठियों के सामने श्रेष्ठता की भावना कैसे दिखा सकती थी? क्या वे तब खुद को दोषी ठहराएंगे? क्या ये खुद को बाहर कर देगा? करण के आसपास जितने अधिक लोग होंगे प्रिया की स्थिति उतनी ही कम होगी। इसलिए वह चाहती थी कि वह करण के आसपास अकेली हो।
इस तरह भोजन कम लोगों द्वारा साझा किया जाएगा और करण के पास खुद को बचाने के लिए अधिक ऊर्जा होगी। हालांकि प्रिया की बातों का सामना करते हुए करण ने उसे एक ठंडी नज़र दी और फिर कहा, मैं जो कर रहा हूँ, क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की ज़रूरत है? जिन चीज़ों के बारे में तुम्हें नहीं पूछना चाहिए उनके बारे में मत पूछो, समझी? करण का ठंडा भाव देखकर प्रिया तुरंत कांप गई, जल्दी से सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं समझ गई, मुझे माफ़ कर दो। बेवकूफ़ औरत, करण ने ठंडे स्वर में फुफकारा और फिर सीधे बाहर चला गया। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन होने वाला था। बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे 2 खूबसूरत लड़कियां, दर्जनों ज़ॉम्बी और एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। अध्याय 10, पेड़ वाली सुंदरी और तीरों की बारिश। बाहर निकलते ही करण ने झट से प्रणाली के भंडारण स्थान से तीर कमान निकाला और हाथ में थाम लिया। इस बार वह सच में लोगों को बचाने निकला था और उसके पास एक खास उम्मीदवार थी, अंजलि। वही खूबसूरत सहपाठी जो पेड़ पर फंसी हुई थी और जिसने ग्रुप में उसे पति कहकर बुलाया था। अब ऐसे में उसे न बचाना तो बेवकूफ़ी होती। एक लड़की 3 दिन से पेड़ पर फंसी हुई थी। करण को लगा कि वह सबसे पहले हार मानने वाली होगी। जहां तक सिमरन की बात थी, वह टॉयलेट के केबिन में फंसी हुई थी और फिलहाल सुरक्षित थी। जॉम्बी की बुद्धि बहुत कम होती है। बचकानी स्कूल ब्यूटी मीरा एक कार्डबोर्ड बॉक्स में छुपकर पूरा एक दिन गुजार सकती थी। सिमरन के पास टॉयलेट में पीने के लिए पानी भी था, तो वह कम से कम 2-3 दिन और ठीक रह सकती थी। लेकिन अंजलि का मामला अलग था। वह पेड़ पर चढ़कर ठीक से आराम भी नहीं कर पा रही थी। उसे हर वक्त सावधान रहना पड़ता था कि कहीं नीचे न गिर जाए। ऊपर से पानी नहीं, खाना नहीं, रात में मच्छर काटते थे। आज शायद उसकी आखिरी सीमा थी। अगर आज भी उसने न बचाया तो वह गिर जाती और जॉम्बी खा जाते। करण सीधे एक टीचिंग बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। किस्मत से रास्ते में उसे एक भी जॉम्बी नहीं मिला। जब वह टीचिंग बिल्डिंग से कुछ दर्जन मीटर दूर पहुंचा तो उसने देखा कि जॉम्बी का एक बड़ा झुंड एक पेड़ के चारों ओर जमा था। वे जॉम्बी अपने पंजे बढ़ाकर पेड़ के तने को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तने पर अनगिनत पंजों के निशान बने हुए थे, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी कम थी कि वे पेड़ पर चढ़ना भी नहीं जानते थे। बस नीचे से ऊपर देखकर दांत पीसते और दहाड़ते रहते थे। जॉम्बी के इस झुंड को देखकर करण ने सोचा, शायद यह वही पेड़ है जिस पर अंजलि फंसी हुई है। पेड़ के नीचे 40 से ज़्यादा जॉम्बी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि रास्ते में एक भी जॉम्बी नहीं मिला, सब यहाँ इकट्ठा हो गए थे। करण करीब 20 मीटर की दूरी तक पहुंचा और एक पेड़ के पीछे छुप गया। इस समय सभी जॉम्बी का ध्यान पेड़ पर बैठी अंजलि पर था। उन्हें करण के आने का पता ही नहीं चला। करण ने कमान खींची और तीर छोड़ दिया। सर्र, एक जॉम्बी तुरंत जमीन पर गिर गया। अपने साथी को गिरते देखकर भी बाकी जॉम्बी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे ऐसे ही दांत पीसकर पेड़ की तरफ देखते रहे। करण मन ही मन हंसा, इन जॉम्बी की बुद्धि सच में बहुत कम है। ये तो एपोकेलिप्स गेम की शुरुआती मुश्किल वाले स्तर के लगते हैं। प्रणाली के सहारे मैं इस एपोकेलिप्स में मछली की तरह तैर रहा हूँ। उसने फिर तीर चलाया। सर्र, एक और जॉम्बी गिर गया। कुछ ही मिनटों में पेड़ के नीचे के आधे जॉम्बी ढेर हो गए। पेड़ पर बैठी अंजलि डर के मारे शाखा पर बैठी थी, तने से कसकर चिपकी हुई थी और नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन जॉम्बी के गिरने की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। आखिरकार उसने हिम्मत करके नीचे देखा तो पाया कि आधे जॉम्बी जमीन पर पड़े थे। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने झट से मोबाइल निकाला, तस्वीर खींची और ग्रुप में डाल दी। हे भगवान, ये सारे जॉम्बी गिर गए। क्या हो रहा है? क्या भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं? क्या जॉम्बी भी भूख से बेहोश हो गए? रवि, तस्वीर को जूम करके देखो, हर गिरे हुए जॉम्बी के सिर में तीर लगा है। किसी ने इन्हें मारा है। सिमरन, अरे किसी ने अंजलि को बचा लिया। क्या ये करण है? इस समय अंजलि ने भी तस्वीर को जूम करके देखा और सच में उसने पाया कि हर जॉम्बी का सिर तीर से छलनी हुआ था। वह खुशी से चिल्ला उठी, ये सच है, किसी ने सच में इन्हें मारा है। हा, मदद आ गई, आखिरकार मदद आ गई। करण, क्या तुम हो? पति, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? हा, आओ पति, आते रहो, मत रुको, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ग्रुप में दूसरे लोग तुरंत जलन से भर गए। सबने ग्रुप में लिखा, रवि, पिताजी आओ और मुझे बचाओ। पिताजी, तुम जॉम्बी को मारते हुए बहुत हैंडसम लग रहे हो। आओ और मुझे बचाओ। आदित्य, पिताजी। करण, पहले मुझे बचाओ। जब तक तुम मुझे बचाओगे मैं तुम्हें अपने परिवार के सारे पैसे दे दूंगा। सिमरन, करण, पति, मैं पहली इमारत के पहली मंजिल के महिला शौचालय में फंसी हूँ। ऐसा लगता है कि मैं अंजलि के काफ़ी करीब हूँ। प्लीज़ मुझे भी बचा लो। पति, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। इस समय करण को ग्रुप की इन खबरों का पता नहीं था। वह पूरी तरह से तीरंदाजी में मशगूल था। कुछ और मिनटों के बाद करण ने सारे जॉम्बी ढेर कर दिए। अब पेड़ पर अंजलि के चेहरे पर बेहद उत्साहित भाव था।
उसने सारे जॉम्बी की जमीन पर पड़ी तस्वीर ग्रुप में डाली। हा, सब मारे गए। पेड़ के नीचे के सारे जॉम्बी मारे गए। कितना जबरदस्त था। पति, तुम बहुत जबरदस्त हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आओ और मुझे बचाओ, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं और मैं नीचे नहीं उतर सकती। ग्रुप में दूसरे लोगों ने जलन और बधाई दोनों दी। साथ ही वे अपनी बदकिस्मती पर रो रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि करण जल्दी उन्हें बचाने आए। इस समय करण ने देखा कि सारे जॉम्बी मारे जा चुके थे, तो वह पेड़ के पीछे से निकल आया और उस बड़े पेड़ के पास आया जहां अंजलि बैठी थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसने अंजलि का पीला और दुबला चेहरा देखा और साथ ही उसके चेहरे पर उत्साह और आश्चर्य का भाव भी था। उसने अपने मोबाइल से करण की तस्वीर खींची, जो हाथ में तीर कमान लिए हुए था और पीठ पर जेवलिन टंगा हुआ था। उसने तस्वीर ग्रुप में डाली और लिखा, मेरे पति कितने हैंडसम हैं, कितने कमाल हैं। हा, मैं आखिरकार सुरक्षित हूँ, मैं आखिरकार बच गई। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सहपाठियों, मैं पहले इस दुख के समंदर से निकल रही हूँ, तुम हिम्मत रखो। करण ने पेड़ पर बैठी अंजलि से कहा, नीचे आ जाओ, मैंने सारे जॉम्बी मार दिए हैं। अंजलि के उत्साहित चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखी और उसने जवाब दिया, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मैं नीचे नहीं उतर सकती। करण ने कहा, कोई बात नहीं, बस कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये कहकर उसने तीर कमान को पीठ पर रख लिया और अपने हाथों को किसी को उठाने के इशारे में फैला दिया। अंजलि ने डरा हुआ भाव दिखाते हुए कहा, इतना ऊंचा है, क्या तुम पकड़ लोगे? वह पूरे 3 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी हुई थी। अगर वह सीधे कूदी तो इतना जोर लगेगा कि भले ही करण एक मजबूत एथलीट था, वह नहीं पकड़ पाएगा। करण ने बिना किसी संदेह के कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बस कूदो, मुझ पर भरोसा करो। करण को ये कहते देख अंजलि के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कहा, फिर मैं कूदती हूँ, तुम मुझे जरूर पकड़ लेना। करण ने कहा, ठीक है। फिर अंजलि ने अपनी आंखें बंद की और सीधे कूद गई। करण ने कदम बढ़ाया और तुरंत उसे राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया, उसे मजबूती से पकड़ लिया। अपनी बाहों में उसकी पतली कमर को पकड़ते हुए, जो एक हाथ में समा रही थी, करण ने अंजलि के फिगर को महसूस किया। उसने पाया कि हालांकि अंजलि देखने में प्रिया से थोड़ी अलग थी, उसका फिगर और भी शानदार था। उसकी कमर पतली थी, कूल्हे चौड़े थे और छाती गर्वित और ऊंची थी। उसे स्कूल में एक सुंदरी माना जाता था। करण को उसे मजबूती से पकड़ते देख अंजलि उसके मजबूत सीने से लग गई और उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। मौत से भागकर बचने का यह एहसास बहुत खुशनुमा था। पेड़ पर बिताए उन कुछ दिनों में वह डरी हुई थी, ठंड से ठिठुर रही थी और भूखी थी। उसे लगा था कि वह सच में मर जाएगी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि करण का आगमन उसे निराशा से बचा लेगा। अंजलि के नज़रिए में करण बस किस्मत का बेटा था जो उसे बचाने के लिए रंगीन शुभ बादलों पर सवार होकर आया था। ठप, उसने करण के दृढ़ चेहरे पर एक चुंबन किया और शर्माते हुए भाव के साथ बोली, पति, मुझे बचाने आने के लिए शुक्रिया। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। करण ने बिल्कुल शांति से सिर हिलाया, फिर एक बोतल पानी और एक ब्रेड का टुकड़ा निकालकर अंजलि को दे दिया। बोला, पहले कुछ खा लो, ताकत हासिल करो। अब मैं सिमरन को बचाने जा रहा हूँ। मेरे पीछे आओ और कोई आवाज़ मत करना। सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक करना। अंजलि ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल आज्ञा मानूंगी। जब से करण ने उसे पेड़ से बचाया था, अंजलि उसे अपना बेमिसाल हीरो मानने लगी थी। जब वह पेड़ पर फंसी हुई थी तो उसने दिल में कहा था कि अगर कोई उसे बचा ले तो चाहे वह अपने शरीर से ही क्यों न हो, शायद वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहेगी। इसलिए अब उसने करण को अपने पीछे चलने वाले आदमी के रूप में मान लिया था। करण उसे पहली मंजिल के महिला शौचालय में ले गया। रास्ते में कुछ आवारा जॉम्बी मिले, लेकिन करण ने उन सबको मार डाला। जल्द ही वे महिला शौचालय के बाहर पहुंच गए। करण जेवलिन लेकर अंदर घुसा। अंदर कई महिला जॉम्बी थीं। बिना कुछ कहे करण ने उन्हें एक एक करके मार डाला। फिर उसने एक एक करके टॉयलेट के केबिनों की जांच करनी शुरू की। दूसरे केबिन की जांच करते समय उसने पाया कि यह केबिन नहीं खुल रहा था। इसका मतलब था कि किसी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैंने सारे जॉम्बी मार दिए हैं। दरवाजे का ताला खुलने की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। दरवाजे की दरार से उसने एक आंख देखी, आबनूस की तरह चमकदार और प्यारी। करण को देखते ही उस आंख में तुरंत उत्साह दिखा और फिर उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। करण हैरान रह गया। यह उसकी सहपाठी सिमरन नहीं थी, बल्कि एक और भी खूबसूरत लड़की थी, चेहरे के नक्श और भी निखरे हुए, त्वचा और भी सफ़ेद और मुलायम। डिंग, नया किरदार डिटेक्ट हुआ। करण ने उसे पहचान लिया। वह 4 स्कूल ब्यूटी में से एक थी, मीरा, सबसे ठंडी स्कूल ब्यूटी के नाम से मशहूर। क्या आपदा खत्म हो गई है? क्या तुम हमें बचाने आए हो? मीरा ने पूछा। आपदा खत्म नहीं हुई है, दुनिया का अंत आ गया है। मैं इसी स्कूल का छात्र हूँ, नाम करण है।
मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे लिए मुसीबत पैदा नहीं करनी होगी। सबसे ज़रूरी बात, कोई भी खतरा हो, ज़्यादा आवाज़ मत करना, वरना और ज़ॉम्बी आ जाएंगे। करण ने फिर दूसरे टॉयलेट केबिनों की जांच करना जारी रखा। आखिरी केबिन में पहुंचकर उसने देखा कि इस केबिन का दरवाज़ा भी बंद था। उसने धीरे से कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। करण की आवाज़ सुनते ही दरवाज़ा जल्दी से खुल गया। ये सिमरन थी। उसने ग्रुप में अंजलि को बचाए जाने की तस्वीर देखी थी और तब से करण के आने का इंतजार कर रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और करण का तीक्ष्ण और दृढ़ चेहरा देखा। सिमरन तुरंत दौड़ी और सीधे करण से चिपक गई। आंखों में आंसू भरकर उत्साह से चिल्लाई, पति, तुम आखिरकार मुझे बचाने आ ही गए। ये बहुत अच्छा है, मैंने आखिरकार तुम्हारे आने का इंतजार कर लिया। पास में खड़ी मीरा ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव आ गया। कितना पवित्र प्रेम का दृश्य है। एपोकैलिप्स आया, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए बिना किसी खतरे की परवाह किए टॉयलेट में आया। इस पर एक किताब लिखी जा सकती है। यहाँ तक कि मीरा की नाक थोड़ी भावुक हो गई। करण ने सिमरन को धक्का देकर अलग किया। ठीक है, अब जश्न मनाने का समय नहीं है। मेरे साथ चलो, याद रखना, रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, चिल्लाना मत। तीनों लड़कियां उसके पीछे पीछे टॉयलेट से बाहर निकलीं। टॉयलेट के दरवाजे पर सिमरन ने पुरुष शौचालय की तरफ इशारा करते हुए कहा, करण, लीना लगता है पुरुष शौचालय में फंसा है। करण ने सिर हिलाया, हाँ। फिर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। सिमरन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि करण लीना को बचाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं लगी। लेकिन जल्द ही उसने सोचा, शायद उन्हें न बचाना ही ठीक है। पुरुष शौचालय में शायद और ज़ॉम्बी होंगे, और मैं करण के साथ अंदर जाकर खतरे का सामना नहीं करना चाहती। इसके अलावा मर्दों को दूसरों की मदद की क्या ज़रूरत। वह मन की शांति के साथ करण के पीछे चल दी। चारों जल्दी से इन्फर्मरी लौट आए। जैसे ही वे अंदर घुसे, प्रिया ने उन्हें देखा। सिमरन और अंजलि ने भी प्रिया को देखा और उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। अरे मॉनिटर, आखिरकार हमने आपको देख ही लिया। हमने सोचा था कि हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। करण का शुक्रिया, नहीं तो हम सिर्फ अपने फ़ोन पर मॉनिटर को मज़े करते देख सकते थे। प्रिया ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ, हम सब एक ही क्लास में हैं। मैं भी तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन मुझ में ताकत नहीं है। मैं ग्रुप में खाने की तस्वीरें डालकर सबको प्रोत्साहित कर रही थी। ये बहुत अच्छा है कि तुम दोनों जीवित हो और वापस आ गई। इसी समय मीरा ने मीरा ठंडी वाली को देखा। वह हैरान रह गई, मीरा, क्या तुम्हें भी करण ने बचाया? दूसरी मीरा भी हैरान हुई, बचकानी स्कूल ब्यूटी मीरा, तुम भी यहाँ? दोनों 4 कैंपस ब्यूटी में से एक थीं, इसलिए एक दूसरे को जानती थीं। अब उन्होंने देखा कि दोनों को करण ने बचाया था, तो उन्हें थोड़ा सदमा लगा। वे आपस में बातें करने लगी, एपोकैलिप्स की भयानक घटनाएं, फंसने का डर और बचाए जाने की खुशी। अंजलि और सिमरन ने उस पाखंडी मॉनिटर प्रिया को अनदेखा कर दिया। तभी करण को प्रणाली का संकेत मिला। डिंग, होस्ट ने कुल 55 ज़ॉम्बी मारे हैं। 5.5 क्षमता अंक प्राप्त हुए। अब कुल 10.5 क्षमता अंक हैं। करण बहुत संतुष्ट था। हर ज़ॉम्बी मारने पर वह और मजबूत हो रहा था। यह एक ऐसा कौशल था जो अनंत रूप से बढ़ सकता था। जल्द या बाद में वह दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। इसी समय सिमरन ने उम्मीद भरी नज़रों से करण की तरफ देखा। पति, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? अंजलि ने भी कहा, हाँ पति, मैं 3 दिनों तक पेड़ पर फंसी हुई थी। मेरा पेट, जो पहले से ही स्पष्ट था, अब भूख के कारण और भी चपटा हो गया है। मेरे स्तन पहले काफ़ी बड़े थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वे भूख से छोटे हो गए हैं। तुम बाद में उन्हें क्यों नहीं जांच लेते? मुझे खाने के लिए कुछ दो, सॉसेज या दूध की है। ये कहते हुए अंजलि ने अपने लाल होठों को चाटा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। पास में खड़ी मीरा ठंडी वाली ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे किसी ने कोई अनोखी चीज़ देख ली हो। क्या बकवास है, क्या ये दोनों लोग करण की गर्लफ्रेंड हैं? जब वह पहली बार टॉयलेट में बचाई गई थी, तो उसने सोचा था कि करण की इकलौती गर्लफ्रेंड सिमरन थी। वह उस बॉयफ्रेंड के कामों से भी प्रभावित हुई थी जो एपोकैलिप्स आने पर भी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए खतरे से नहीं डरता था, और उसने सोचा था कि करण पवित्र प्रेम का देवता है। अब उसे लगा कि यह आदमी पवित्र प्रेम का योद्धा नहीं, बल्कि एक समय प्रबंधन मास्टर है। एक साथ 2 गर्लफ्रेंड, और ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं और उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। मीरा हैरान थी, इस आदमी के पास ऐसा क्या है? लंबा है, मांसपेशियां मजबूत हैं, चेहरे की रेखाएं तीक्ष्ण हैं, दूर से थोड़ा पेंगुइन जैसा दिखता है, इसके अलावा और क्या है? उसकी 2 गर्लफ्रेंड क्यों हैं? इन्फर्मरी में अब 5 लड़कियां थीं, प्रिया, मीरा, बचकानी, अंजलि, सिमरन और मीरा ठंडी। करण के आसपास औरतों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। बाहर शाम ढल रही थी। ज़ॉम्बी की चीखें दूर दूर तक गूंज रही थीं। अंदर एक अजीब सी हलचल थी। करण ने सोचा, अब औरतें तो बहुत हो गईं, अगला कदम क्या होगा?
डिंग, नया मिशन, इन्फर्मरी को सुरक्षित बनाओ। 10 और जॉम्बी मारो। इनाम, स्पेशल एबिलिटी। करण मुस्कुराया, असली खेल अभी शुरू हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट अपोकलिप्स।